हेलो स्टूडेंट्स एंड जय हिंद। आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन आप लोगों को एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाती है। मतलब ये कि यहाँ कभी ऐसा नहीं होता कि किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ कंटेंट आपको एक्सेस करने के लिए मिले और उसके बाद फिर आपसे ये बोला जाए कि भाई बचा हुआ कंटेंट अगर आपने देखना है, एक्सेस करना है, तो उसके लिए या तो किसी तरीके की कोई फ़ीस देना पड़ेगी या कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ऐसा मैग्नेट ब्रेन्स पर नहीं होता। मैग्नेट ब्रेन्स प्रतिबद्ध है आप लोगों तक सारा का सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आने के लिए, जिसकी मदद से आप लोग अपने वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कंफर्टेबली कर सकें, वेल गाइडेड डायरेक्शन में कर सकें और आसानी से आप लोग अपना सिलेक्शन वगैरह ले सकें, अच्छे अच्छे पदों पर पहुँचें, समाज में आपका एक सम्मान हो, एक नाम हो, एक पद हो, प्रतिष्ठा हो, एंड जिन पदों पर आप सिलेक्ट हों उन पदों पर रहते हुए, काम करते हुए देश की तरक्की और उन्नति में आप लोग भी अपना एक कंट्रीब्यूशन दे सकें। यही मैग्नेट ब्रेन्स का ध्येय है और इसी को ध्यान में रखकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं एंड इसी नोट पर हम अपने आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। सो लास्ट सेशन में हम लोगों ने हमारे संविधान की प्रीएम्बल या फिर हमारे संविधान की प्रस्तावना के बारे में डिस्कशन शुरू किया था। उसी डिस्कशन को हमको आज के सेशन में कंटिन्यू करना है। लास्ट सेशन तक हम लोगों ने ये देख लिया था कि हमारी प्रीएम्बल को किस डॉक्यूमेंट के बेसिस पर लिखा गया है। हमारी प्रीएम्बल जो है बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के एक आइडेंटिटी कार्ड की तरह है और उसको पढ़कर हमको एक अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि हमारा जो संविधान है बेसिकली उसमें है क्या, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं वगैरह वगैरह, ये सारी बातें। और हमारी प्रीएम्बल जो है आज की तारीख में किस पर्टिकुलर प्रेजेंट फॉर्म में है, उसमें क्या आपके वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है, क्या क्या बातें उसमें लिखी गई हैं, ये सारी बातें हम लोगों ने देखकर लास्ट सेशन में ख़त्म करी थी। आज हमारे प्रीएम्बल में जो वेरियस वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया था, जिसके बारे में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको डिटेल में उन सारे वर्ड्स का मतलब बताऊंगा। सोवर्जिनिटी हो गया, सोशलिज्म हो गया, फ्रैटर्निटी हो गया, इंटीग्रिटी हो गया, लिबर्टी हो गया, इस तरीके के जितने भी वर्ड्स वगैरह आए थे, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको डिटेल में उनका एक्सप्लेनेशन दूंगा। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इनका क्या मतलब बनता है, हमारी जो प्रीएम्बल है उसके कंटेक्स्ट में इनका क्या सेंस बनता है, क्या मतलब बनता है। तो आज के सेशन में हम लोग बेसिकली वही बात करने वाले हैं। आज के सेशन में हम लोग जो हमारी प्रीएम्बल के की वर्ड्स हैं उन की वर्ड्स के मतलब को समझेंगे एंड मोस्ट, और मतलब से मेरा मतलब उनका शाब्दिक मतलब या उनका लैंग्वेज में जो मतलब है उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मतलब से यहाँ पे या की वर्ड्स वगैरह के मतलब से मतलब है कि प्रीएम्बल में जिस सेंस में उनको इस्तेमाल किया गया है, जिस भाव के साथ उसको इस्तेमाल किया गया है, क्या मतलब वो वहाँ पे कन्वे करना चाह रहे हैं, उन सारी बातों को हम लोग आज के सेशन में देखेंगे। इंटरेस्टिंग सेशन रहने वाला है, काफ़ी सारी बातें हमको जानने के लिए मिलेंगी और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ी बात है कि बहुत रेलेवेंट सेशन है क्योंकि काफ़ी सारे सवाल यहाँ से बनकर तैयार होते हैं। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू हियर वी बिगिन। जनरल स्टडीज हमारा सब्जेक्ट इंडियन पॉलिटी, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ रहे हैं और उसमें टॉपिक हम क्या कवर करने वाले हैं, कीवर्ड्स इन द प्रीएम्बल। चलें शुरू करते हैं ऐसे। तो प्रीएम्बल में जो जो हमारे कीवर्ड्स दिए गए हैं एक बार हम लोग उनको डिस्कस कर लेते हैं, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं कौन कौन से कीवर्ड्स थे और उसके बाद में एक एक का मतलब हम लोग समझते चलेंगे। तो हम लोगों ने प्रीएम्बल में पढ़ा था कि जो कीवर्ड्स आए थे, सबसे पहला जो कीवर्ड आया था वो था सोवरेन, जो सेकेंड वर्ड आया था वो था सोशलिस्ट, फिर थर्ड आया था सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। इतने जो हैं कीवर्ड्स वगैरह हमारे पूरे के पूरे प्रीएम्बल के टेक्स्ट में आए थे। अब एक एक को हम लोग समझते चलते हैं। सबसे पहला शब्द है सोवरेन। सोवरेन का क्या मतलब है? द वर्ड सोवरेन इंप्लाइज दैट इंडिया इज नीदर अ डिपेंडेंसी नॉर अ डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन बट एन इंडिपेंडेंट स्टेट। यानी कि जो हमारी प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल में जो सोवरेन शब्द इस्तेमाल किया गया है जिसका हिंदी में मतलब संप्रभु बनता है, वो बेसिकली ये बात बताती है कि भारत देश जो है ना तो वो किसी दूसरे देश के ऊपर डिपेंड करता है ना उसकी डोमिनियन है। यानी कि ना तो भारत किसी दूसरे देश का गुलाम है ना किसी दूसरे देश की कॉलोनी है, मगर वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। वो अपने जो भी फैसले वगैरह लेता है, जो अपने निर्णय लेता है वो खुद लेता है, कोई दूसरा देश उसके लिए उसके बिहाफ पर उसके फैसले नहीं लेता जी। और इस पर्टिकुलर सेंस में हम लोगों ने सोवरेन शब्द का इस्तेमाल किया है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि देयर इज नो अथॉरिटी अबव इट एंड इट इज फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। मतलब यह कि भारत देश के ऊपर भारत देश को डिक्टेट करने वाली कोई और अथॉरिटी नहीं बैठी हुई। भारत देश अपने अंदर के अपने अंदरूनी मैटर्स में क्या फैसले लेने हैं और क्या कदम उठाने हैं, अपने एक्सटर्नल मैटर्स में क्या कदम उठाने हैं, वो सारे के सारे फैसले या निर्णय भारत देश खुद कर सकता है। कोई दूसरा देश जो है हमको उसके लिए बाध्य नहीं कर सकता, कोई दूसरा देश हमको उसके लिए डायरेक्ट नहीं कर सकता, कोई दूसरी संस्था जो है बाहर की वो हमको उसके लिए डायरेक्ट नहीं कर सकती। ये बात भी जो है सोवरेन वर्ड का, ये भी जो है सोवरेन वर्ड का जो यूज किया गया है उसके थ्रू कन्वे की गई है। Though in 1949 India declared the continuation of her full membership of the Commonwealth of Nations and accepted the British Crown as the head of the Commonwealth, this extra constitutional declaration does not affect India's sovereignty in any matter. अब ये लाइन समझाने के पहले मैं आपको पहले ये बताता हूँ कि कॉमनवेल्थ का मतलब क्या होता है या कॉमनवेल्थ नेशंस किनको कहा जाता है।
ब्रिटिश अंपायर जब फैला, या फिर यूं बोलना चाहिए कि अंग्रेजों ने जब जाकर अलग अलग देशों में कब्जा किया, अफ्रीका के देशों में कब्जा किया, एशिया में आके उन्होंने इंडिया पर और बाकी जगहों पे कब्जा किया, जब वो आपका न्यू वर्ल्ड या फिर आपका लैटिन अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका की तरफ गए तो वहां पर उन्होंने जाके काफी सारे देशों वगैरह पे कब्जा किया। इनमें से वो सारे, ये जो सारे के सारे देश हैं, इनमें अपना एक ग्रुप बना हुआ है आज की तारीख में, जो कभी इंग्लैंड की कॉलोनीज वगैरह हुआ करते थे या फिर ब्रिटिश अंपायर का पार्ट हुआ करते थे। तो इन देशों को जो है कॉमनवेल्थ देश कहा जाता है। ये जो कॉमनवेल्थ देश हैं, ये मतलब ये मानते हैं कि बेसिकली हम लोग एक पर्टिकुलर फैमिली का पार्ट हैं एक तरीके से, क्योंकि एक वक्त पे ब्रिटिश अंपायर का पार्ट थे, इसलिए हम लोग अपने आप को कॉमनवेल्थ बोलेंगे और ये अपने आप में एक जो है हमारा ग्रुप रहेगा या फिर हमारा एक गुट रहेगा, ये कॉमनवेल्थ है। अब ऑब्वियस सी बात है, हर देश जो आपका ब्रिटिश अंपायर का पार्ट था या कभी अंग्रेजों का गुलाम था वो इसमें शामिल नहीं हुआ। बहुत से देशों ने इसमें शामिल होने से मना भी कर दिया, पर मोर और लेस काफी सारे देश इस पर्टिकुलर आपके ग्रुपिंग का या इस गुट का पार्ट है और वो अपने आप को कॉमनवेल्थ बोलते हैं। तो 1949 में 1947 में आज़ादी होने के बाद में ये सवाल उठा कि हमें जो कॉमनवेल्थ देशों का ये जो गुट है इसमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये कॉमनवेल्थ नेशंस की का जो ग्रुप है इसकी सदस्यता हमें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अल्टीमेटली फाइनली हमने ये डिसाइड किया 1949 में कि भाई हम लोग इसकी सदस्यता लेंगे, हम इसकी फुल मेंबरशिप जो है उसको रखेंगे। पहले से हम लोग इसके मेंबर थे, 1947 तक तो गुलाम ही थे, तो तब तो हम लोग इसके मेंबर थे ही थे, मगर बाद में जब हम लोग आज़ाद हो गए तो अल्टीमेटली फिर हमने डिसाइड किया कि नहीं, हम लोग अभी भी आगे इसकी मेंबरशिप रखेंगे। एंड उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि अभी नए नए हम लोग आज़ाद हुए हैं अब आपका, और उस वक्त में क्या है बेसिकली कोल्ड वॉर एक तरीके से शुरू हो रहा था। आपका जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और सोवियत यूनियन है, उनके दो गुट बन गए थे और अलग अलग देश जो हैं वो जो भी आपके नए नए देश बन रहे थे, आज़ादियां मिल रही थी, कॉलोनीज वगैरह जो है उनको आज़ादियां मिल रही थी, तो वो या तो सोवियत यूनियन ज्वाइन कर रहे थे और या फिर वो आपका यूनाइटेड स्टेट्स के ग्रुप में जा रहे थे। तो इंडिया नहीं चाहता था कि अभी अभी आज़ादी मिली है, इतने लंबे संघर्ष के बाद अब फिर से आप किसी ग्रुपिंग वगैरह में जाओ और उसके बाद में कोई और जो है फिर आपके ऊपर अपने टर्म्स डिक्टेट करे या अपनी दादागिरी चलाए। इस तरीके की चीज़ों से हम बचना चाहते थे, तो हम लोग अपने आप को नॉन अलाइंड रखना चाहते थे, यानी कि हम ना तुम्हारे साथ हैं भैया ना तुम्हारे साथ हैं। परेशानी ये थी कि अगर हम अपने आप को नॉन अलाइंड रखते तो ऐसी परिस्थिति में आपके जो एक्सटर्नल अफेयर्स वगैरह हैं उसमें दिक्कत आती है। अगर कहीं पे अमेरिका की जरूरत है तो अमेरिका बोलता भैया तुम तो हमारे साथ ही नहीं हो, हम तुम्हारी मदद क्यों करें, हम तुम्हारे हैं कौन, वो वाली बात। यही चीज आपका सोवियत यूनियन के साथ आ जाती कि अगर कहीं पर हमको सोवियत यूनियन की जरूरत है, वो बोलेंगे कि भाई आप तो हमारे ग्रुप में आए नहीं, हम आपकी मदद क्यों करें, हम आपके हैं कौन। तो इस तरीके की परिस्थितियों से बचने के लिए, क्योंकि ब्रिटेन उस वक्त भी एक ठीक ठाक सुपर पावर कहलाता था, हालांकि कमजोर हो गया था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, बट फिर भी ठीक ठाक आप उसको एक सुपर पावर कह सकते थे। तो हम लोगों ने ये सोचा कि हमारे जो आपके एक्सटर्नल अफेयर्स वगैरह हैं उसमें ब्रिटेन वगैरह से हमें काफ़ी मदद मिल जाएगी, काफ़ी सारे चैलेंजेस वगैरह में ब्रिटेन जो है हमारी हेल्प करेगा, ये सोचकर, और एक ये कि एक कंटिन्यूड लीगेसी वगैरह रही है, इतने लंबे वक्त तक अंग्रेजों ने यहाँ पे शासन किया है, तो ठीक है कॉमनवेल्थ में कंटिन्यू करते हैं। ये सोचकर हम लोगों ने आपका कॉमनवेल्थ की जो हमारी मेंबरशिप है इसे कंटिन्यू रखा, और ये हम लोगों ने एक्सेप्ट किया कि ब्रिटिश क्राउन जो है वो कॉमनवेल्थ का हेड है, ये बात हम लोगों ने मानी। मगर ये जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेरेशन है ये भी हमारी सोवरेनिटी को किसी तरीके से अफेक्ट नहीं करता, यानी कि सिर्फ इसलिए क्योंकि हम लोग आपका कॉमनवेल्थ के मेंबर हैं, इसके और आपका जो ब्रिटिश क्राउन है वो कॉमनवेल्थ का हेड है, तो इसके चलते वो हमको कोई डिक्टेशन दे दें या फिर वो हमको कोई आदेश दे दें कि इंडिया वालों भाई तुम लोग ऐसा ऐसा करो या फिर ऐसा ऐसा मत करो, और हम मानने के लिए बाध्य हैं, ऐसा कुछ नहीं है। भले ही हम लोग कॉमनवेल्थ के मेंबर्स हैं, मगर उसके चलते भी किसी भी तरीके से हमारी सोवरेनिटी पे कोई असर नहीं पड़ता। हम अपने फैसले तब भी आजाद होकर ले सकते हैं, निर्भीक होकर ले सकते हैं, हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है आपका कि इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में कि हमारे अंदरूनी मसले या फिर हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स हमको कैसे चलाने हैं उस पे इस बात का असर पड़े कि हम लोग कॉमनवेल्थ के मेंबर्स हैं या फिर कॉमनवेल्थ के मेंबर होने के नाते ब्रिटिश क्राउन हमको कोई आदेश दे दे और हम उसको मानने के लिए बाध्य हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस बात को याद रखिएगा। आगे फर्दर इंडियाज मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो इज इन नो वे कंस्टिट्यूट अ लिमिटेशन ऑन हर सोवरेनिटी। मतलब ये कि इंडिया ने जो यूनाइटेड नेशंस की मेंबरशिप ले रखी है वो भी किसी भी तरीके से हिंदुस्तान की सोवरेनिटी पर कोई लिमिटेशन नहीं लगाती। मतलब ये कि ऐसा नहीं है कि यूनाइटेड नेशंस के हम लोग मेंबर हैं तो कल को यूनाइटेड नेशंस आके बोले कि भाई इंडिया वालों आप लोग ऐसा करो क्योंकि आप हमारे मेंबर हो और इसलिए हम आपको आदेश दे रहे हैं तो आपको ऐसा ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा नहीं चलने वाला। कोई यूनाइटेड नेशंस के मेंबर होने के नाते भी यूनाइटेड नेशंस
नेशंस हमें डिक्टेट नहीं कर सकता कि तुम्हें भैया ये करना है या फिर ये नहीं करना है। ठीक है जी, ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं, उसके चलते भी हमारी सोवरेनिटी किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज नहीं होती। कोई आके हमें डिक्टेट नहीं कर सकता कि अपने इंटरनल मैटर में आप ये करो या ये मत करो, या फिर एक्सटर्नल मैटर में ये करो या ये मत करो। हम अपने वो फैसले लेने के लिए पूरी तरह से आजाद हैं। बीइंग अ सोवरेन स्टेट, इंडिया कैन ईदर एक्वायर अ फॉरेन टेरिटरी और सीड अ पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी इन फेवर ऑफ अ फॉरेन स्टेट। अब क्योंकि हम एक सोवरेन देश हैं, एक संप्रभु राष्ट्र हैं, हम अपने फैसले खुद ले सकते हैं। इसके चलते अगर हम चाहें तो किसी दूसरे देश की टेरिटरी जो है हम लोग एक्वायर कर सकते हैं, हम यानी कि किसी दूसरे देश से टेरिटरी जो है ले सकते हैं और अपने देश में मिला सकते हैं। साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि हम अपने देश की जो टेरिटरी है किसी दूसरे देश को दे भी सकते हैं, किसी दूसरे देश को अगर हम सीड करना चाहते हैं तो दे भी सकते हैं। इसका एक बड़ा अच्छा लेटेस्ट एग्जांपल है 2015 में इंडिया और बांग्लादेश के बीच में लैंड एग्रीमेंट हुआ है। कुछ ऐसे इलाके थे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच में जहां पर हमारी बॉर्डर्स वगैरह डिफाइंड नहीं थी, और कई जगहों पे ऐसे इनक्लेव्स वगैरह बने हुए थे कि ये बॉर्डर है या फिर ये पर्टिकुलर हमने मान रखा है कि चलो एलओसी वेलोसी इसको कह देते हैं, ये आपका इसके उस तरफ जो है आपका बांग्लादेश है, इस तरफ जो है आपका इंडिया है, मगर यहां पे भी छोटा सा टुकड़ा जो है वो बांग्लादेश का है और वहां पर भी एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा जो इंडिया में आ रहा है। स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमने मान लिया है कि भाई चलो इसको कुछ वक्त के लिए बॉर्डर मान लिया, मगर उसके बाद भी वहां पर कुछ हिस्सा आपका ऐसा फंसा हुआ है, जमीन का एक प्लॉट वगैरह कह लो, जो बांग्लादेश की धरती पर है मगर इंडिया का पार्ट है, और इसी तरह से यहां पर कुछ हिस्सा फंसा हुआ है जो इंडिया की जमीन पर है मगर बांग्लादेश का पार्ट है। ऐसे छोटे छोटे एनक्लेव्स वगैरह बने हुए थे और बॉर्डर वगैरह पूरी डिफाइंड नहीं थी। तो अल्टीमेटली आपके मोदी जी जो प्राइम मिनिस्टर बने तो उसके बाद में वो बांग्लादेश वालों के साथ बैठे और उन्होंने फाइनली जो है डिसाइड किया कि यार ये जो बॉर्डर वगैरह है इसको अपन लोग खत्म करते हैं, ये बॉर्डर का जो इशू है इसको खत्म करते हैं। तो काफी सारी जो जमीन वगैरह थी उनको दी गई, काफी सारी जमीन हमने उनसे ली और अल्टीमेटली इस तरीके से हमने बॉर्डर सेटल कर दिया। क्यों कर लिया हमने ये? क्योंकि हम लोग एक सोवरेन देश हैं। तो अब हमने दोनों काम किए हैं, कुछ जमीन हमने बांग्लादेश को दी भी है और कुछ जमीन हम लोगों ने बांग्लादेश से ले भी ली थोड़ी बहुत बॉर्डर पे ही, और अल्टीमेटली हमने वो मैटर जो है सुलटा लिया या मैटर जो है सॉर्ट आउट कर दिया और बॉर्डर का वो जो इशू चला आ रहा था इतने लंबे वक्त से उसको खत्म कर दिया। ये हम लोग इसलिए कर पाए क्योंकि हम एक सोवरेन नेशन है, हम अपना फैसला ले सकते हैं खुद, हम अपने निर्णय खुद ले सकते हैं। यही बात बांग्लादेश पे लागू होती है कि बांग्लादेश एक सोवरेन देश है, वो अपने आप में फैसले ले सकता है। तो हमने निर्णय लिया कि इतनी इतनी जमीन जो है यहाँ पे बांग्लादेश को दे देंगे, बांग्लादेश वालों ने जो निर्णय लिया कि भाई ये जमीन जो है वो इंडिया को दे देंगे, और इस तरीके से बॉर्डर वगैरह अपना क्लियर कर कर विवाद निपटा दिया। तो ये जो कदम आपने उठाया कि ना आपने यूनाइटेड नेशन से पूछा ना आप किसी और के पास गए, आपने अपने जिसके साथ में इशू था उसके साथ बैठे मैटर सॉल्व कर लिया। वजह क्योंकि आप एक सोवरेन देश हैं, आप एक सोवरेन कंट्री हैं, आप अपने फैसले लेने के लिए खुद आजाद हैं। तो ये जो है प्रीएम्बल में जो सोवरेन वर्ड का इस्तेमाल किया गया है वो इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, या फिर ये इसका डिटेल्ड मतलब निकल कर आता है। सोवरेन का मतलब क्या? अपने मन की करेंगे, जो मन में आएगा वो करेंगे, हमारे फैसले लेने के लिए हम लोग आजाद हैं, ना हम किसी के गुलाम हैं, ना हम किसी की कॉलोनी है, कोई हमें डिक्टेट नहीं कर सकता, हम अपनी शर्तों पे अपने सारे काम करेंगे, इंटरनल मैटर्स हो एक्सटर्नल मैटर्स हो, अपने मन से अपने हिसाब से उनको डील करेंगे। ठीक है जी, कॉमनवेल्थ के पार्ट है। इसका ये मतलब नहीं कि कॉमनवेल्थ वाले हम लोगों को कल बोल दें कि तुम हमारे टीम में हो तो हमारे लिए ये करो या फिर ऐसा मत करो, ये हमें कुछ करने से या ना करने से रोक नहीं सकते या फिर हमें बाध्य नहीं कर सकते। इसी तरह से यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं तो ये भाई लोग भी हमारे पर कोई ऐसी जोर जबरदस्ती नहीं चला सकते कि यार तुम लोग हमारे पार्ट हो तो तुम जो है ऐसा करो या फिर ऐसा मत करो, ये भी नहीं कर सकते, हम इनकी भी नहीं सुनेंगे। हम क्योंकि हम एक सोवरेन देश हैं और सोवरेन देश होने के नाते हम किसी की जमीन ले भी सकते हैं और अगर चाहें तो किसी को जमीन वगैरह दे भी सकते हैं, इसके लिए भी हमको किसी से कोई परमिशन वगैरह लेने की जरूरत नहीं। तो ये जो है पूरा का पूरा आपका सोवरेन शब्द जो इस्तेमाल किया गया प्रीएम्बल में उसका डिटेल्ड मतलब निकल कर आता है। चले अब जो नेक्स्ट वर्ड है सोशलिस्ट, उसके बारे में बात करते हैं, इसका क्या सेंस बनता है, इसका क्या मीनिंग है, जरा इसको देखते हैं। नेक्स्ट जो अपना फिर ये वर्ड है सोशलिस्ट, पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि सोशलिज्म का जो कंसेप्ट है वो क्या है, उसके बाद में फिर सोशलिस्ट वर्ड हमारी प्रीएम्बल में क्या सेंस बनाता है वो हम लोग समझेंगे। सोशलिज्म का जो बेसिक मतलब है वो ये है कि हर एक जो नागरिक है राज्य की नज़र में एक तो वो बराबर है और उसको बराबर जो आपका जो भी रिसोर्सेज वगैरह दिए जाएंगे, जो भी आपकी चीज़ें वगैरह मिलेंगी स्टेट से बराबर बराबर मिलेगी। ये जो सोशलिज्म का कंसेप्ट है बेसिकली इसका पहला एग्जाम्पल या फिर आपका जो इसका जो पहला एप्लीकेशन आपको देखने को मिलता है वो सोवियत रशिया में देखने को मिलता है, जब वहाँ पर आपका 1917 में रिवॉल्यूशन हो गया और बोल्शेविक रिवॉल्यूशन वगैरह के बाद में वहाँ पे कम्युनिस्टों ने जब जो सत्ता थी वो उसको हथिया लिया, उसके बाद में फिर उन्होंने वहाँ पर एक तरीके का सोशलिस्ट मॉडल लागू किया था। उसमें उन्होंने ये बोला कि किसी के पास भी अपनी खुद की कोई निजी संपत्ति नहीं है, राज्य डिसाइड करेगा कि आपको भैया आपको कहाँ रहना है, राज्य डिसाइड करेगा कि आपको कितना खाना है, क्या खाना है, सारी चीज़ें राज्य डिसाइड करेगा। बदले में आप राज्य के लिए या फिर बदले में आप आपका जो सरकार है उसके लिए काम करेंगे, स्टेट के लिए काम करेंगे और इस तरीके की व्यवस्था चलेगी। किसी के पास भी अपना खुद का कुछ भी प्राइवेट नहीं होने वाला, सब कुछ जो है सरकार का है, सब कुछ और जो है इसके ऊपर या फिर इस तरह से बोल सकते
सकते हैं कि सब कुछ लोगों का है, मगर लोगों को क्या मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए, किसको क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी और अकॉर्डिंगली आपको आपका जो भी शेयर वगैरह है चीज़ों में मिलेगा। इस तरीके की जो व्यवस्था थी इसको सोशलिज्म बोला जाता है। वक्त के साथ में जो सोशलिज्म का पूरा कंसेप्ट है इसमें भी धीरे धीरे अलग अलग तरीके के चेंजेस आए। जब ये सोशलिज्म के आइडिया को अलग अलग देशों ने अडॉप्ट किया, कई सारे देशों में ये आइडिया गया, तो सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस वगैरह भी किए। तो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो सोशलिज्म वर्ड का या सोशलिस्ट वर्ड का इस्तेमाल किया गया है उसका एग्जैक्टली वही मतलब निकल कर नहीं आता जो सोवियत रशिया में लागू कर दिया था कि सारी चीजें सरकार की हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसी कोई चीज नहीं है, सरकार डिसाइड करेगी कि कितने बड़े घर में रहोगे आप, सरकार डिसाइड करेगी कितने घंटे काम करोगे, सरकार डिसाइड करेगी कि क्या खाना मिलेगा, सरकार डिसाइड करेगी कि आपका क्या खाओगे, क्या नहीं खाओगे, कब खाओगे, क्या सारी चीजें इस तरीके से। तो ये जो है सोवियत जो आपका रशिया था उसमें जिस तरीके के सोशलिज्म को प्रैक्टिस किया जाता था, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में या हिंदुस्तान के प्रियम्बल में अगर आपने सोशलिस्ट शब्द इस्तेमाल किया है तो इसका लिटरली वही मतलब निकल कर नहीं आता जो वहां पर था या जो सोशलिज्म का लिटरल मतलब निकल कर आता है। अब यहां पर सोशलिज्म का क्या मतलब है वो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, मगर इसका शाब्दिक या लिटरल मतलब जो है वो ये बनता है कि सब कुछ समाज का है, समाज सबका है, मगर किसको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा वो डिसाइड करने का पावर सरकार के पास में। Even before the term was added by the 42nd Constitutional Amendment Act in 1976, the Constitution had a socialist content in the form of certain directive principles of state policy. In other words, what was hitherto implicit in the Constitution has now been made explicit. समझते हैं, पहली चीज तो यह कि आप भारत का जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तब हमारे संविधान में या फिर हमारी प्रियम्बल में सोशलिस्ट शब्द था नहीं। इसको समझिएगा, ये सवाल बनता है कि आपके संविधान में कौन से वर्ड जो हैं बाद में जोड़े गए थे, ये कईयों बार पूछा गया है। तो भारत के संविधान में सोशलिस्ट शब्द था नहीं, इसको बाद में ऐड किया गया है। कब ऐड किया गया है? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था 1976 में और उसकी मदद से आपने सोशलिस्ट शब्द को जो है ऐड किया था। मगर इसका यह मतलब नहीं है कि सोशलिस्ट शब्द आपने 1976 में ऐड किया तो उसके बाद फिर आपका संविधान जो है उसमें सोशलिज्म वगैरह इंट्रोड्यूस कराया गया है। भारत के संविधान में भले ही सोशलिस्ट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया था प्रियम्बल में जब इसको बनाया गया था, 1976 में डाला गया है, मगर अगर आप इसको पढ़ोगे तो इसमें आपका कंटेंट वगैरह जो है काफी हद तक सोशलिज्म वगैरह की तरफ रुझान रखता था या सोशलिज्म की तरफ झुकाव रखता था। खास तौर पे अगर आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करो, बाद में हम लोग डिटेल में देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये सोशलिज्म की तरफ रुझान रखने की बात मैं क्यों कह रहा हूं। मगर ये अपने को ध्यान रखना है कि सोशलिस्ट शब्द जो है वो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था या ओरिजिनली सोशलिज्म शब्द जो ये आपका जो ये सोशलिस्ट शब्द है ये ओरिजिनली प्रियम्बल का पार्ट नहीं था। इसको बाद में ऐड किया गया है 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की मदद से। मगर इसका यह भी मतलब नहीं है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की मदद से ऐड किया गया है सोशलिस्ट शब्द तो उसके बाद से ही भारत के संविधान में फिर ऐसे प्रावधान डाले गए जो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। पहले दिन से, जिस दिन से भारत का संविधान लागू हुआ था उस दिन से सोशलिज्म वगैरह जो है आपको देखने को मिलता था कई सारे प्रावधानों में, खासतौर पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में। हमने बस 1976 में यह किया है कि जो चीज आपको संविधान में पढ़कर समझ में आती थी, इंप्लिसिटली आपको दिखता था कि यार ये जो सारे के सारे प्रावधान है ये तो सोशलिज्म की तरफ जाते हैं, हमने क्लियर कट लिख दिया उसमें कि हाँ हम बेसिकली इस बात के ऊपर बिलीव करते हैं कि सोशलिज्म के प्रिंसिपल्स को कुछ हद तक फॉलो किया जाना चाहिए और उसके चलते हमने ये सारे के सारे प्रावधान डाले। तो जो चीज आपको पहले इंप्लिसिट थी यानी कि पढ़ के समझ में आ रही थी, अब आपने साफ साफ लिख दिया कि हाँ हम ये चाहते हैं, हम ये कर रहे हैं। कि आप पहले आपको पढ़ के समझ में आता था कि भारत के संविधान जो है सोशलिज्म झुकाव है, सोशलिज्म का फ्लेवर है। हमने लिख दिया बाद में कि लिटरली हाँ हमने अपने संविधान में सोशलिस्ट कैरेक्टर रखना है। आपका 1976 में हमने इस बात को जो है वाजे कर दिया, हमने इस बात को क्लियर कर दिया। इसके अलावा एक बात और है, क्योंकि इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि भारत की आजादी में कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा योगदान रहा है। पूरे के पूरे संविधान के निर्माण में कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है और उसके बाद में काफी लंबे वक्त तक क्योंकि कांग्रेस ने सरकार एक छत्र राज चलाई है तो उसके चलते कांग्रेस का की जो पॉलिसीज वगैरह है उसका काफी हद तक प्रभाव आपको देखने के लिए मिलता है, ना सिर्फ आपके संविधान पे बल्कि साथ ही साथ आपकी पूरी की पूरी गवर्नेंस वगैरह पे। तो कांग्रेस पार्टी ने बेसिकली क्या किया था, इनका एक सेशन हुआ था आबादी सेशन के नाम से 1955 में।
में 1955 में अवाधी सेशन के नाम से एक सेशन हुआ था, उसमें कांग्रेस ने एक प्रस्ताव या फिर एक रेजोल्यूशन पास किया था जिसमें यह बोला था कि कांग्रेस का ऑब्जेक्टिव अब है टू एस्टैब्लिश अ सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी, यानी कि हम लोग एक सोशलिस्ट तरीके का समाज बनाएंगे। वो जो मैंने आपको सोवियत रशिया का एग्जांपल दिया, बेसिकली उसी मॉडल पर या उसी लाइन पर हम लोग उसी तरीके का समाज या उसी तरीके की सोसाइटी बनाएंगे। इस तरीके की बातें जो है इस रेजोल्यूशन में की गई थी। तो यहां से भी क्लियर हो गया था कि भारत के संविधान का झुकाव और भारत की लीडिंग पार्टी का जो झुकाव था वो सोशलिज्म की तरफ था, सोवियत रशिया की तरफ था। मगर बाद में 1976 में सोशलिस्ट वर्ड को डालकर क्लियर कर दिया गया कि हां बिल्कुल जो आप समझ रहे हैं वो सच है, हमारा झुकाव या फिर जो हमारा रुझान है वो सोशलिज्म की तरफ है, हम समाजवाद की तरफ एक झुकाव रखते हैं, हम उस तरीके की पॉलिसीज वगैरह अपने देश में फॉलो करते हैं जिसके तहत हम ये सोशलिज्म वगैरह का कंसेप्ट जो है हमारे देश में ला सकें, इसके अनुसार हम लोग अपना देश चला सकें। अब मगर यहां पे एक समझने वाली बात है, हमारे देश का जो सोशलिज्म है वो बेसिकली डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है और ना कि कम्युनिस्ट सोशलिज्म है या फिर जो आपका सोवियत रशिया में आपको देखने को मिलता है। कम्युनिस्टिक सोशलिज्म में देखिए क्या होता है कि कोई इलेक्शन वगैरह नहीं होते, एक ही पार्टी का राज चलता है और वही पार्टी में आपके लीडर वगैरह वो इंटरनली चेंज करते रहते हैं, कोई इलेक्शन विलेक्शन नहीं होता। और वो लोग जो है डिसाइड करते हैं कि भाई आपको कैसे क्या करना है क्या नहीं करना, सरकार कैसे चलानी है कैसे नहीं चलानी है, ठीक है जी। तो वो लोग जो है इस बात को डिसाइड करते हैं। मगर और वो जो आपका पूरा का पूरा आपका जो सोशलिज्म है वो कम्युनिस्टिक सोशलिज्म कहलाता है। हिंदुस्तान में हम लोगों ने एग्जैक्टली जस का तस वो वाला सोशलिज्म फॉलो नहीं किया। हमने ये बोला कि यार हमारे यहां जो सोशलिज्म होगा वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म होगा। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मतलब यह है कि इसमें हम लोग ये नहीं करेंगे कि सारी की सारी प्रॉपर्टी का नेशनलाइजेशन कर दिया, मतलब किसी के पास कुछ भी आपकी सरकारी प्रॉपर्टी, किसी के पास कुछ भी आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, सब कुछ जो है वो सरकारी प्रॉपर्टी है और सरकार डिसाइड करेगी कि किसको क्या मिलेगा किसको क्या नहीं मिलेगा। हमारे यहां इस तरीके की व्यवस्था नहीं होगी। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में यह होगा कि हम लोग एक मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल लेकर चलेंगे जिसमें आपका पब्लिक सेक्टर रहेगा यानी कि सरकारी सेक्टर रहेगा, मगर साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर को भी जो है रहने की इजाजत होगी और दोनों साथ में कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। सोवियत रशिया की क्या कहानी हो गई थी, उन्होंने बोला कि किसी की ना तो कोई प्राइवेट फैक्ट्री हो सकती है ना कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी हो सकती है, सब कुछ सरकार का है। फैक्ट्रियां सरकार चलाएंगी, आपका जो घरों में आपका खाना पहुंचाना है या गैस पहुंचानी है, बाकी सारे काम करने हैं वो सरकार करेगी, बच्चों के स्कूल सरकार चलाएगी, अस्पताल सरकार चलाएगी, कपड़े लत्ते सारे सरकार बनाएगी, टूरिज्म का सेक्टर सरकार चलाएगी, आपका एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री सरकार चलाएगी, सब कुछ सरकार करेगी। प्राइवेट सेक्टर नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। ये व्यवस्था थी आपकी कहां पर, यह व्यवस्था थी आपकी सोवियत रशिया में, जिसको हम लोगों ने अभी कम्युनिस्टिक सोशलिज्म बोला। हमने बोला कि यार हमारे यहां ऐसा ना हो सकता है, नाम करना चाहते हैं, हम लोग सोशलिज्म की तरफ झुकाव जरूर रखते हैं मगर हम इस तरीके का खतरनाक वाला सोशलिज्म नहीं लेकर आएंगे। हम अपने देश में जो सोशलिज्म लाएंगे वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म रहेगा जिसमें हम लोग एक मिक्स्ड इकोनॉमी को लेकर आएंगे, ठीक है जी। जिसमें हम लोग कैसी इकोनॉमी को लेकर आएंगे, मिक्स्ड इकोनॉमी को लेकर आएंगे। हम लोग एक प्योर सोशलिस्ट इकोनॉमी नहीं लेकर आएंगे जैसा सोवियत रशिया में चल रही है, ना हम लोग पूरी तरीके की एक प्योर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी लेकर आएंगे जिस तरीके की इकोनॉमी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में चलती है। हम एक बीच का रास्ता निकालेंगे, हम एक मिक्स्ड इकोनॉमी लेकर आएंगे। इसमें आपका पब्लिक सेक्टर रहेगा यानी कि सरकार जो है कुछ चीजों में या कुछ पर्टिकुलर क्षेत्रों में रहेगी, जैसे रेलवे सरकार चलाती है, अब रेलवे सरकार चलाती है, आपका स्टील वगैरह के जो आपके बड़े बड़े प्लांट्स हैं वो सरकार, जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया, कोल इंडिया हो गया, इस तरीके के बड़े बड़े आपके पब्लिक सेक्टर्स वगैरह सरकार चलाएगी। मगर साथ ही साथ हम लोग आपका जो प्राइवेट सेक्टर है उसको भी एग्जिस्ट करने की इजाजत देते हैं, वो भी जो है साथ में एग्जिस्ट करेगा और काफी सारे काम वो लोग भी करेंगे। और अगर हमें लगेगा कुछ वक्त के बाद में कि यार यहां पर सरकार की अब जरूरत नहीं, तो वहां से हम लोग धीरे धीरे हाथ भी खींच लेंगे। अब ये चीज आप देखिए कितनी इंटरेस्टिंग है। रेलवे सरकार चलाती है, वहां पर जनरली कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, वो किसी और को वो लोग देना भी नहीं चाहते। मगर आपका जो एयरवेज वगैरह है, जो आपकी एयरलाइंस वगैरह है, एयर इंडिया वगैरह भी जब तक टाटा को बेची नहीं थी तब तक सरकार चला रही थी, मगर साथ ही साथ दूसरे आपके प्राइवेट प्लेयर जो थे उनको भी आने की आपने इजाजत दे दी। इसी तरीके से कई सारे आपके जो लॉज या फिर रेस्टोरेंट चलते हैं गवर्नमेंट खुद चलाती है, मगर आपने प्राइवेट सेक्टर वालों को भी मौका दे रखा है कि वो भी अपने होटल और इस तरीके की चीजें खोल सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आपकी इकोनॉमी जो है मिक्स्ड इकोनॉमी है और इसकी वजह यह है कि हम लोगों ने डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को एक्सेप्ट किया है जिसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों को एग्जिस्ट करते हैं। यह हम लोगों ने कम्युनिस्टिक सोशलिज्म नहीं अपनाया जो सोवियत रशिया में चलता था, जिसमें पब्लिक सेक्टर के अलावा कुछ और था ही नहीं, सब प्राइवेटाइजेशन वगैरह जैसी कोई चीज होती नहीं थी, सब कुछ सरकार का था और सरकार डिसाइड करती थी और कोई इलेक्शन नहीं हो रहे, एक पार्टी का रूल चल रहा है। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में एक बात और आ जाएगी कि भाई आपके इलेक्शंस वगैरह भी होंगे टाइम टू टाइम, अगर लोगों को कोई एक पार्टी का रूल अच्छा नहीं लग रहा तो उसको हरा के दूसरी पार्टी को जितवा देगा। ये वाली व्यवस्था भी हमारे यहाँ रहेगी, डेमोक्रेसी चलेगी, इलेक्शंस होंगे, सारी चीजें। तो ये
सारे एस्पेक्ट्स में अगर हम लोग देखें तो हमारा जो सोशलिज्म है वो आपके कम्युनिस्टिक सोशलिज्म से अलग हो जाता है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमने अपने प्रावधान में, अपने संविधान में से बहुत से प्रावधान डाले थे जो सोशलिज्म की तरफ झुकाव रखते थे, और 76 में हमने क्लियर कट लिख दिया कि सोशलिस्ट जो है सोशलिस्ट वर्ड डाल के संविधान में हमने क्लियर कट लिख दिया कि हमारा रुझान जो है इस पर्टिकुलर विचारधारा की तरफ है। मगर अब साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कही है कि हमारा जो सोशलिज्म है वो कम्युनिज्म में या फिर आपका कम्युनिस्ट रशिया में जिस तरीके से सब लोगों को बराबर करने की कोशिश की जा रही थी, उस तरीके की मैकेनिकल कोशिश नहीं करता कि भले ही दो लोग हैं, एक जो है वो आपका फुटबॉल प्लेयर है और लेट से एक जो है वो आपका किसान है, दोनों को आपने बोल दिया कि तुम फुटबॉल खेलना बंद करो, तुम किसानी बंद करो, तुम दोनों चलो फैक्ट्री में काम करोगे, भले ही तुम उसमें दक्ष हो या ना हो, तुम्हें मगर फैक्ट्री में जाके काम करना पड़ेगा क्योंकि हमने डिसाइड कर दिया है। इस तरीके का सोशलिज्म हम लोगों के अडॉप्ट नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बकायदा क्लैरिफाई किया, हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जो है उसका ऑब्जेक्टिव है कि भैया हमें गरीबी खत्म करनी है, हमारे यहाँ से इग्नोरेंस और अशिक्षा को जो है वो मिटाना है, डिसीजेस वगैरह जो है उनको खत्म करना है, इनइक्वालिटी जो है लोगों को अपॉर्चुनिटी में कि कुछ लोगों के पास तो अपॉर्चुनिटीज है, कुछ लोगों के पास में बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज नहीं है, ये सारी चीजें हमको खत्म करनी है। हम ये नहीं करेंगे कि एक दिन प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट आके बोलते हैं कि सारी पब्लिक सेक्टर खत्म, सारा प्राइवेट सेक्टर खत्म, आपसे किसी की कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, सब कुछ सरकार का है, सरकार सबकी है और सब लोगों को जो है सरकार डिसाइड करेगी कि इसको क्या करना है क्या नहीं करना है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करना चाहते हो, आप क्या नहीं करना चाहते। ऐसी व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है, हम लोग इस तरीके का सोशलिज्म जो है अपने यहाँ लेकर नहीं आएंगे। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियर कर दी कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में ये सारी हरकतें नहीं हो सकती। हम लोग मगर हाँ ऐसे काम करेंगे सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल करके कि गरीबी, अशिक्षा, आपके जो बीमारियां हैं, इनइक्वालिटीज जो अपॉर्चुनिटी में देखने को मिलती है, ये सारी चीजों को खत्म किया जा सके। तो एक तरीके से हम लोग ये बोल सकते हैं कि इंडियन सोशलिज्म जो है वो पूरी तरीके से मार्क्सिज्म वगैरह को आंख बंद कर फॉलो नहीं करता। मार्क्स के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स को, मार्क्स बेसिकली एक दार्शनिक थे जिनके आपके आइडियाज वगैरह के ऊपर सोशलिज्म को बेस किया गया है, सोशलिज्म की पूरी विचारधारा को बनाया गया है। तो इंडियन सोशलिज्म जो है वो आंख बंद कर मार्क्स को फॉलो नहीं करता, वो बेसिकली मार्क्स के कुछ आइडियाज को फॉलो करता है, कुछ आपने गांधी जी के विचारों को जो है ले लिया और दोनों को मिलाकर जो है आपने अपना एक सोशलिज्म का मॉडल तैयार किया। इनफैक्ट हमारा जो सोशलिज्म का मॉडल है वो हेवीली जो है गांधी जी के आइडियाज की तरफ झुका हुआ है, ना कि कार्ल मार्क्स के आइडियाज की तरफ में झुका हुआ है। अब हालांकि ये सारी जो बातचीत अभी तक हम लोगों ने करी, ये सारी की सारी बातचीत 1991 तक बहुत ज्यादा रेलेवेंट थी, तब तक इन सारी बातों का बहुत महत्व था। 1991 में हम लोगों ने एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी जो है अपने देश में लागू करी थी और इस नई इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत हम लोगों ने एलपीजी रिफॉर्म्स किए थे। शॉर्ट में इसको एलपीजी रिफॉर्म्स बोला जाता है। एलपीजी गैस मत समझिएगा, एलपीजी रिफॉर्म्स बोला जाता है। एलपीजी में एल का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, पी का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन और जी का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन। तो जब हम लोगों ने ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के रिफॉर्म्स 1991 में किए थे, उसके बाद से हम लोगों ने बेसिकली अपनी इकोनॉमी को काफी हद तक खोल दिया है, काफी हद तक हमने प्राइवेटाइजेशन इसमें बढ़ा दिया है। और आज की तारीख में आप जो देखते हैं कितनी सारी कंपनियां हमारे देश में काम करती हैं, प्राइवेट कंपनियां, और अलग अलग सेक्टर्स में आपको ये प्राइवेट कंपनियां देखने को मिलती हैं। सरकार अपने हाथ बेसिकली बहुत सारे सेक्टर से धीरे धीरे खींच रही है। जैसे आपका एविएशन सेक्टर में उनको समझ में आ गया कि हवाई जहाज उड़ा के कोई फायदा नहीं हो रहा, उन्होंने एयर इंडिया जो है अल्टीमेटली टाटा को बेच दी और अपने हाथ खींच लिए वहां से। इसी तरीके से अब जो आपका ऐसे कई सारे आपके जो पीएसयूज वगैरह हैं उनको प्राइवेटाइज वगैरह किया जा रहा है। ये सब इसीलिए किया जा रहा है कि धीरे धीरे सरकार जो है जिन जगहों पर उसकी जरूरत नहीं है वहां से हट रही है और प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रही है। तो ये जो प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देना है बेसिकली कैपिटलिज्म की तरफ जाना है। कैपिटलिज्म की तरफ जाने का मतलब ये हुआ कि आप सोशलिज्म से दूर हट रहे हैं। तो 1991 के जो ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई जिसके तहत लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन किया गया, जिसके चलते आज की तारीख में हमारे देश में कंपनियां हैं और कॉर्पोरेट सेक्टर और 50 तरीके की चीजें चल रही हैं। इसके कारण हुआ यह है कि भारत के संविधान में ये जो सोशलिस्टिक क्रेडेंशियल्स वगैरह की बात की गई थी कि हम लोग सोशलिज्म का बढ़ावा और प्रचार प्रसार करने के लिए काम करेंगे, सोशलिज्म के प्रिंसिपल्स को उठाकर हम लोग ये सारी चीजें अचीव करने की कोशिश करेंगे, ये सब कुछ अब डाइल्यूट हो गया है और काफी हद तक जो है सोशलिज्म वगैरह अब कमजोर पड़ गया है। उतना ज्यादा अब हम लोग सोशलिज्म की तरफ झुकाव नहीं रखते हैं। ये भी एक बात है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इस बात को इस तरह से भी समझना पड़ेगा कि देखिए सोवियत यूनियन जब तक था तब तक सोशलिज्म का बोलबाला
संभाला था, क्योंकि सोवियत यूनियन जितना बड़ा अंपायर या फिर सोवियत यूनियन जितना बड़ा जो आपका एक देश था या इतनी बड़ी जो सुपर पावर थी, वो सोशलिज्म का आप कह सकते हैं सुपरस्टार था कि देखो भैया सोशलिज्म के नाम पर और सब बराबर है वाले कंसेप्ट के नाम पर इतना पावरफुल और इतना माइटी देश बन सकता है। मगर एक बार जब वो कोलैप्स हो गया तो उसके बाद में जो सोशलिज्म को फॉलो करने वाले देश बचे वो उतने मजबूत नहीं थे। चाइना उस वक्त में उतना ज्यादा पावरफुल नहीं हुआ करता था, उतना मजबूत नहीं हुआ करता था। वियतनाम हो गया, क्यूबा हो गया, इस तरीके के छोटे छोटे देश जो थे, जो कमजोर थे, जिसमें इतना पावर नहीं था, मिलिटरीली वो केपेबल नहीं थे, लोगों की स्थितियां ठीक नहीं थी, वो सोशलिज्म को फॉलो कर रहे थे। तो यहां से फिर एक तरीके से वो साबित सा हो गया कि सोशलिज्म एक्सट्रीम लिमिट तक जो है फॉलो नहीं किया जाता। अगर सोशलिज्म एक्सट्रीम लिमिट तक फॉलो किया जाएगा तो अल्टीमेटली एक दिन वो कोलैप्स हो जाता है, फेल हो जाता है और देश बर्बाद हो जाते हैं, जैसे सोवियत यूनियन हो गया। तो इस बात को समझते हुए लोगों ने फिर अपनी इकोनॉमीज को धीरे धीरे खोलना शुरू किया और हम लोगों की भी हालत ठीक नहीं थी। 1991 तक आर्थिक स्थितियां ठीक नहीं थी, तो पैसे जब नहीं रहेंगे तो फिर कोई विचारधारा फॉलो हो नहीं सकती। अल्टीमेटली फिर इसके चलते हम लोगों ने ये आपकी नई इकोनॉमिक पॉलिसी लागू करी और कंपनियों को अलाउ किया, प्राइवेटाइजेशन बढ़ाया, कैपिटलिज्म वगैरह को एक की तरफ हम थोड़ा सा अपना गए। तो उसके बाद से जो है हमारी हालत ठीक हुई है। तो उसके चलते अब हम लोगों ने सोशलिज्म से थोड़ा सा किनारा कर लिया। चाइना तो अपने आप में लिटरली एक कम्युनिस्ट देश है, मगर उन्होंने भी जो है काफी हद तक आपका कैपिटलिज्म की तरफ रुझान किया। उसके बाद ही उनका इकोनॉमिक राइज हुआ और इकोनॉमिक सुपर पावर के तौर पे वो लोग निकल कर आए। तो आज की तारीख में लोगों को ये बात समझ में आ गई है कि आंख बंद कर सोशलिज्म पर चलते हुए आप तरक्की नहीं कर सकते। आपको सोशलिज्म के साथ में कैपिटलिज्म को भी लाना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर को भी पब्लिक सेक्टर के साथ में जगह देनी पड़ेगी। इनफैक्ट पब्लिक सेक्टर को हर उस जगह से हटना पड़ेगा जहां जहां पर उसकी जरूरत नहीं है और मिनिमम गवर्नेंस की तरफ आपको जाना पड़ेगा। इस ऑब्जेक्टिव के चलते आज की तारीख में भले ही हमारे संविधान में सोशलिज्म वर्ड लिखा हुआ है, मगर हमारे सोशलिस्टिक क्रेडेंशियल्स जो हैं वो काफी ज्यादा डाइल्यूट हो गए, फीके पड़ गए। चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो अब आपका कीवर्ड आता है वो है सेक्युलर। अब हम लोग इसके बारे में बातचीत करेंगे। सेक्युलर शब्द जो है ये शब्द भी ओरिजिनली आपकी प्रियम्बल का पार्ट नहीं था। इस शब्द को भी बाद में आपका 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐड किया गया। ये सवाल पूछा गया, याद रखिएगा। सेक्युलर शब्द भारत का जब संविधान ओरिजिनली लागू हुआ था 1949 में, जब इन लोगों ने आपका 26 नवंबर 1949 को जब इन्होंने संविधान सभा में इसको इनैक्ट करवा लिया या अडॉप्ट कर लिया तब, या फिर जब 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान अल्टीमेटली पूरा का पूरा लागू हो गया था, उस वक्त आपकी जो प्रियम्बल थी उसमें सेक्युलर शब्द शामिल नहीं था। इसको 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की मदद से ऐड किया गया था। मगर इसका ये भी मतलब नहीं है कि जब ये सेक्युलर शब्द आया था उसके बाद से ही हमारा संविधान जो है सेक्युलर हुआ है। इसके बारे में 1974 में सुप्रीम कोर्ट ने ये शब्द ऐड होने के पहले एक बहुत अच्छी बात कही थी कि आपका जो क्योंकि 1974 में सुप्रीम कोर्ट ये बात कह रहा है और सेक्युलर शब्द कब ऐड किया गया है उसके 2 साल बाद 1976 में, यानी कि जिस वक्त आपका सेक्युलर शब्द ऐड नहीं हुआ था तब सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी। उन्होंने ये कहा था कि ऑल्दो द वर्ड सेक्युलर स्टेट वेर नॉट एक्सप्रेसली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, देयर कैन बी नो डाउट दैट कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वांटेड टू एस्टैब्लिश सच अ स्टेट एंड अकॉर्डिंगली आर्टिकल 25 एंड 28 गारंटिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन हैव बीन इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि सेक्युलर शब्द जब ऐड नहीं हुआ है संविधान में तब की बात हो रही है। सेक्युलर शब्द ऐड हुआ है आपका 42nd अमेंडमेंट से 1976 में। उसके 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट कितनी अच्छी बात कह रहा है, सुनिए। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हालांकि अपने संविधान में, अब ये 74 में बोल रहा है, यानी कि उस वक्त के कंटेक्स्ट में मैं बात समझा रहा हूं, कि हालांकि अपने संविधान में सेक्युलर स्टेट जैसा कोई शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया, एक्सप्रेसली कहीं पे नहीं कहा गया कि अपना जो संविधान है वो सेक्युलर है या फिर अपना जो स्टेट है या जो सरकार है वो सेक्युलर सरकार है या सेक्युलर स्टेट है, ऐसा कहीं पे कहा नहीं गया। 1974 में सुप्रीम कोर्ट ये बोल रहा है। मगर इसमें कोई शक की बात नहीं है, कोई डाउट नहीं रखा जा सकता इसमें कि भारत के जो संविधान निर्माता थे वो इस तरीके का एक स्टेट बनाना चाहते थे या फिर वो एक सेक्युलर स्टेट बनाना चाहते थे। इसका अपने को प्रमाण इस बात से मिलता है कि अपने संविधान में आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक डाले गए। फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ाऊंगा आर्टिकल 25 से लेकर 28 के बीच में क्या है। फिलहाल इतना समझिए कि ये फंडामेंटल राइट्स हैं और ये भारत के हर नागरिक को आजादी देते हैं कि वो जो रिलीजन मानना चाहे मान सकता है, उसको अपना धर्म मानने की पूरी आजादी है। तो भारत के सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि हालांकि सेक्युलर स्टेट वर्ड जो है आपने एक्सप्रेसली कहीं मेंशन नहीं किया। 1974 में सुप्रीम कोर्ट यह बात कह रहा है कि अपने संविधान में कहीं पे सेक्युलर शब्द या सेक्युलर स्टेट नहीं लिखा है। उसके 2 साल बाद इसको ऐड किया गया है। मगर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अपने संविधान में कहीं पर सेक्युलर शब्द या फिर सेक्युलर स्टेट का शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया डायरेक्टली। मगर इसमें कोई शक की बात नहीं है, कोई इसमें डाउट नहीं रखा जा सकता कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स अपने देश को या फिर अपने देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको सेक्युलर बनाना चाहते थे या अपने देश
में इस तरीके के सेक्युलर स्टेट की व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे। कैसे पता चलता है अपने को? अगर ऐसा ना होता तो फिर आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक जो है आपके फंडामेंटल राइट्स में नहीं डाले जाते, जो भारत के हर नागरिक को जो चाहो वो धर्म मानने की आजादी देते हैं, और धर्म ना मानना चाहो तो उसकी भी आजादी देते हैं। जैसे आप रहना चाहो, जो रिलीजन मानना चाहो, जैसे जिस तरीके की आस्था आप रखना चाहते हैं उसकी आजादी देते हैं। फ्रीडम ऑफ रिलीजन आपको तभी मिल सकती है जब आपका देश एक सेक्युलर स्टेट है। तो सुप्रीम कोर्ट 74 में कहता है, भले ही सेक्युलर स्टेट शब्द जो है डायरेक्टली एक्सप्लिसिटली कहीं पे इस्तेमाल नहीं हुआ, मगर इसमें कोई शक की बात नहीं है कि अपना देश जो है, अपने संविधान निर्माता जो है कॉन्स्टिट्यूशन को या फिर अपने देश को या अपने स्टेट को सेक्युलर स्टेट बनाना चाहते हैं। तो उसके 2 साल बाद आपने उठा के सेक्युलर शब्द को जो है ऐड कर दिया। तो यहां से इतना क्लियर हो जाता है कि सेक्युलर शब्द हालांकि प्रीएम्बल में ओरिजिनली पार्ट नहीं था, मगर इसका यह मतलब नहीं है कि जिस दिन इसको ऐड किया गया उसके बाद से ही हम लोग सेक्युलर हुए हैं। भारत का संविधान इनहेरेंटली सेक्युलर पहले दिन से है, इसमें डले हुए प्रावधानों की मदद से इस बात को क्लियरली कहा जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी वही व्याख्या की है। चलें आगे बढ़ते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन embodies the positive concept of secularism, that is all religion in our country irrespective of their strength have the same status and support from the state। मतलब यह है कि भारत का जो संविधान है वो अपने देश में एक पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म लेकर चलता है, यानी कि भारत के देश में जितने भी धर्म हैं या जितने भी धर्मों को मानने वाले लोग हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी धर्म को मानने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं या किसी धर्म को मानने वाले लोग बहुत कम हैं, संख्या बल से कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर भारत में जितने भी अलग अलग रिलीजन्स को मानने वाले लोग हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द स्ट्रेंथ, भारत की सरकार या भारत का स्टेट सबको जो है बराबर से ट्रीट करेगा और बराबर से सपोर्ट करेगा। यह कभी नहीं होने वाला इस देश में कि आप एक पर्टिकुलर रिलीजन को किसी दूसरे रिलीजन के ऊपर तरजीह दो, या फिर किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को फेवर करो, या किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के खिलाफ काम करो। भारत में यह चीज नहीं हो सकती। अब यहां पर एक जो शब्द आया है पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म, इसका थोड़ा सा मतलब समझना पड़ेगा। देखिए, सेक्युलरिज्म का जो कंसेप्ट है बेसिकली फ्रांस से निकला है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन वगैरह हुआ, उसके बाद फिर काफी सारी चीजें हुई, उसमें फिर बहुत से आपके आइडियाज वगैरह निकल कर आए। सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट भी जो है फ्रांस से आया हुआ कंसेप्ट है। अब सेक्युलरिज्म का मतलब वहां पर यह था कि कंप्लीट सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट। समझिएगा इस बात को, कंप्लीट सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट। स्टेट यानी कि आपका शासन प्रशासन जो आपका राज कर रहे हैं, और चर्च यानी कि आपका धर्म की जो संस्था है। इन दोनों के बीच में किसी भी तरीके का कोई गठजोड़ नहीं होगा। अगर आप चर्च में हो तो फिर आप स्टेट के मसलों में दखल अंदाजी नहीं कर सकते, और अगर आप शासन चला रहे हो तो फिर आप धर्म के मामलों में जो है, आप धर्म वगैरह के लोगों को जो है इसमें घुसने नहीं दोगे। आप इनको मतलब ये नहीं बोलोगे कि मैं ये पॉलिसी इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मैं इस धर्म में बिलीव करता हूं और मुझे लगता है कि ये पॉलिसी बनाने से ईश्वर खुश होगा। इस तरीके की हरकतें आप नहीं करोगे। ये जो कंसेप्ट है कि कंप्लीट सेपरेशन, चर्च आपका राज्य के मसलों में या फिर आपका जो शासन प्रशासन है सरकार के मसलों में दखल अंदाजी नहीं करेगी, और सरकार जब तक आपका जो ये चर्च वाले कोई गलत काम नहीं करते तब तक उनके मैटर में दखल अंदाजी नहीं करेगी। यहां पर चर्च से मेरा मतलब जो ईसाई गिरजाघर है उसकी बात नहीं हो रही है। चर्च का मतलब यहां पर आप किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के लिए ले सकते हैं, इसमें मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे कोई भी आ सकते हैं। अगर मैं सेक्युलरिज्म के कंसेप्ट की बात करूंगा कि चर्च यानी कि जो भी आपकी धर्म से रिलेटेड संस्था है वो और स्टेट, इनके बीच में कोई गठजोड़ नहीं हो सकता, इनके बीच में किसी भी तरीके का कोई जो है लेना देना उठना बैठना नहीं हो सकता। चर्च यानी कि आपकी जो धार्मिक संस्था है सरकार के मसलों में दखल अंदाजी नहीं कर सकती, मतलब नहीं कर सकती। और स्टेट, अगर ये लोग कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, कोई गैर कानूनी काम कर रहे हैं, तब तो स्टेट एक्शन लेगी, मगर अगर नहीं कर रहे हैं तो स्टेट जो है इनके मसलों में जनरली दखल अंदाजी नहीं करेगी। इनके बीच में कंप्लीट सेपरेशन रहेगा, ये एक दूसरे से के साथ में गठजोड़ नहीं बना सकते। ये जो कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म है ये यूरोपियन कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म है, और इसको कई बार नेगेटिव कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म भी बोला जाता है। ये कंसेप्ट भारत में नहीं लग सकता। इसकी वजह है, फ्रांस हो या फिर कोई दूसरा यूरोपियन देश अगर हो तो वहां पर पॉपुलेशन सारी की सारी क्रिश्चियन है, इसीलिए उन लोगों ने यहां पर शब्द भी जो है चर्च इस्तेमाल किया है, रिलीजियस बॉडी नहीं बोला, चर्च बोला है, क्योंकि वहां पे सारी की सारी पॉपुलेशन क्रिश्चियन है। तो उन्होंने क्लियर कट कह दिया कि चर्च और भाई स्टेट जो है वो आपस में उनके बीच में इंटरफेरेंस नहीं हो सकता, और ये हमारा सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट है। ये नेगेटिव कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म है, क्योंकि भारत में एक धर्म मानने वाले लोग रहते ही नहीं है, कई सारे धर्म मानने वाले लोग रहते हैं, और उसमें भी 2 रिलीजन्स के मानने वाले लोग बड़ी संख्या में है। आप इसको एक तरह से कह सकते हैं, एक लार्जेस्ट मेजोरिटी है, एक सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी है। तो इस तरीके के अलग अलग रिलीजन्स वाले अलग अलग रिलीजन्स के मानने वालों के देश में आप ये नेगेटिव कंसेप्ट जो है उसको लागू नहीं कर सकते कि स्टेट जो है रिलीजन के मैटर में नहीं पड़ेगा। और लोग यहाँ पे काफी कंजर्वेटिव भी रहे हैं, रिलीजियस भी रहे, तो हम लोगों ने एक दूसरा कंसेप्ट अडॉप्ट किया। हमने ये नहीं बोला कि आपका चर्च या फिर आपका जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और सरकार है इनके बीच में कोई गठजोड़ नहीं होगा या इनके बीच में टोटल कंप्लीट सेपरेशन, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा। हमने ये बोला कि भारत में जितने भी धर्म है और उनके मानने वाले हैं सबका सेम स्टेटस रहेगा, सबको बराबरी से ट्रीट करेंगे, और सरकार
या फिर स्टेट जो है सबको बराबर से सपोर्ट करेगी, किसी के एक के खिलाफ किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में भेदभाव नहीं होगा, किसी एक के साथ पार्शियलिटी नहीं होगी। तो ये जो है पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म है और ये हम लोगों ने अपने देश में अडॉप्ट किया है। चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपका वर्ड आता है या जो कीवर्ड आता है ये है डेमोक्रेटिक। अब डेमोक्रेटिक वर्ड का क्या मतलब है प्रियम्बल में, उसको हम लोग समझते हैं, इसको देखते हैं। तो डेमोक्रेटिक शब्द से क्या मतलब है? अ डेमोक्रेटिक पॉलिटी एज स्टिपुलेटेड इन द प्रियम्बल इज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्राइन ऑफ पॉपुलर सोवर्जिनिटी दैट इज पोजेशन ऑफ सुप्रीम पावर बाय द पीपल। तो जो डेमोक्रेटिक शब्द अपने यहाँ इस्तेमाल किया गया प्रियम्बल में, उसका मतलब यह है कि हम भाई अपने देश में एक डेमोक्रेटिक पॉलिटी लाना चाहते हैं, एक डेमोक्रेटिक राज व्यवस्था लाना चाहते हैं, जो किस चीज के ऊपर बेस्ड होगी? जो बेस्ड होगी ऑन द डॉक्ट्राइन ऑफ पॉपुलर सोवर्जिनिटी। डॉक्ट्राइन ऑफ पॉपुलर सोवर्जिनिटी का मतलब क्या है कि आपके देश में जो भी आपने एक एज डिसाइड करी है वयस्क होने की या बालिग होने की, वो जैसे हमारे देश में 18 साल है, तो इस एज के पे अगर कोई बंदा पहुंच गया या फिर इस एज से ज्यादा का है तो सबको वोटिंग राइट मिलेगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप कौन सी कास्ट के हो, क्रीड के हो, रिलीजन के हो, डजंट मैटर। अगर आप भारत के नागरिक हो तो फिर आपको जो है वोट करने का राइट मिलेगा। ये कहलाती है डॉक्ट्राइन ऑफ पॉपुलर सोवर्जिनिटी। और आप लोगों के वोट से ही जो है आपकी सरकार चुनकर आएगी और वो एक निश्चित वक्त तक काम करेगी, उसके बाद में फिर इलेक्शन होंगे और इस तरीके से व्यवस्था चलेगी। तो आपका डेमोक्रेटिक शब्द डालने का मतलब प्रियम्बल में यह है, ये बताना है कि हम अपने देश में किस तरीके की राज व्यवस्था लाना चाहते हैं। हम अपने देश में डेमोक्रेटिक पॉलिटी लाना चाहते हैं, डेमोक्रेटिक राज व्यवस्था लाना चाहते हैं, जो किस चीज के ऊपर बेस्ड हो? जो डॉक्ट्राइन ऑफ पॉपुलर सोवर्जिनिटी के ऊपर बेस्ड हो, यानी कि जो लोगों के वोट के द्वारा इलेक्शन के थ्रू चुनकर आई हो। आप या फिर इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि क्योंकि लोगों के वोट के द्वारा सरकार चुनकर आएगी, एक सर्टेन वक्त तक काम करेगी और उसके बाद में फिर इलेक्शन में जाएगी, लोगों को अच्छा लगा तो फिर जिताएंगे, नहीं तो उनको हरा देंगे, किसी और को चुन लेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि अल्टीमेटली जो सुप्रीम पावर है हमारे देश में वो किसके पास में है? वो भारत के लोगों के पास में है, वो किसी एक व्यक्ति के पास में नहीं है, किसी एक संस्था के पास में नहीं है। वो सुप्रीम पावर जो है वो भारत के लोगों के पास में है। और यही जो है डेमोक्रेसी का मतलब होता है, जो हम लोग लोकतंत्र बोलते हैं, जो जनतंत्र बोलते हैं, जो लोकतांत्रिक राज व्यवस्था हम अपने यहां स्थापित करना चाहते हैं, डेमोक्रेटिक पॉलिटी स्थापित करना चाहते हैं, उसका यही मतलब है कि हमारे यहां सुप्रीम पावर लोगों की है, ना कि किसी संस्था की या किसी और की। लोग कुछ वक्त के लिए अपनी सुप्रीम पावर का इस्तेमाल कर किसी को चुनते हैं, अगर वो अच्छा काम करता है तो उसको फिर चुनेंगे और तब तक चुनते रहेंगे जब तक वो अच्छा काम करेगा। जिस दिन लगा कि अच्छा काम नहीं कर रहा, अगले इलेक्शन में हरवा देंगे और उसके कोई और किसी और को चुन लेंगे। यही जो है डेमोक्रेसी है कि अल्टीमेटली जो सुप्रीम पावर है, जो अल्टीमेट पावर है, वो किसके पास है? भारत के लोगों के पास है, ना कि किसी और व्यक्ति के पास में। अब डेमोक्रेसी जो है, हम लोगों ने क्या बोला कि डेमोक्रेटिक पॉलिटी हम लोग अपने यहां लाना चाहते हैं, मतलब अल्टीमेटली जो सबसे सुप्रीम पावर है वो लोगों के पास में है। अब डेमोक्रेसी जो है या फिर ये जो डेमोक्रेटिक पॉलिटी है, ये दो तरीके की होती है, एक होती है डायरेक्ट और एक होती है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में या डायरेक्ट डेमोक्रेटिक पॉलिटी में यह होता है कि लोग हर बात के लिए अपनी ये जो सुप्रीम पावर है, जो आपकी सुप्रीम पावर है जिसके तहत आप शासन चला रहे हो, ये सुप्रीम पावर का इस्तेमाल लोग हर मैटर में करते हैं। जैसे स्विट्जरलैंड में होता है, कोई भी फैसला लेना है तो पूरा का पूरा देश जो है वोट डालता है कि हम लोग ये डिसीजन लें या ना लें, हाँ या ना, कि मैं आपको जो है वोटिंग करवानी है। तो पूरा का पूरा देश जो है, जितने भी आपके नागरिक वगैरह सब वोट करते हैं, जिनके पास वोट करने का अधिकार है, और उसके बाद में उन वोटों की गिनती होती है, फिर उसके बेसिस पर जो है फैसला लिया जाता है। अब आपका स्विट्जरलैंड वगैरह जैसे देश जहां पे छोटी मोटी पॉपुलेशन है, बहुत ज्यादा लोग नहीं रहते, वहां पर इस तरीके की व्यवस्था चलाई जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपने हर हफ्ते एक फैसला लेना है तो आपने संडे का दिन डिसाइड कर लिया कि भैया इस दिन आपने वोटिंग ही वोटिंग करनी है, तो पूरा देश जो है वोट डाल रहा है, और हफ्ते भर में आपने उनको जो भी है वोटों की गिनती कर ली, और शनिवार या शुक्रवार तक आपने डिक्लेयर कर दिया कि हाँ इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर वोटिंग हुई थी, इसका ये फैसला आया, इसको लागू कर देंगे, इसके ऊपर ये फैसला आया, इसको लागू नहीं करेंगे, वगैरह वगैरह। तो इस तरीके की व्यवस्था जिसमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी चल रही है, यानी कि लोग अपनी सुप्रीम पावर का इस्तेमाल बार बार लगातार करते हैं। स्विट्जरलैंड एक अच्छा एग्जाम्पल है। एक तो ये डेमोक्रेसी हो सकती है, एक तरीके की डेमोक्रेटिक पॉलिटी ये हो सकती है। दूसरा डेमोक्रेटिक पॉलिटी होती है आपकी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जैसा इंडिया में चलती है, उसके बारे में बात करेंगे। मगर ये जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, इसमें 4 डिवाइसेस होते हैं, 4 तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। जब लोग आपकी सुप्रीम पावर को डायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं तो इन 4 में से किसी एक पर्टिकुलर आपके डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। एक होता है रेफरेंडम, दूसरा होता है इनिशिएटिव, तीसरा होता है रिकॉल और चौथा होता है प्लेबिसाइट। हम लोग जब आगे देखेंगे डिटेल में तब मैं इनके मतलब आपको बताऊंगा। फिलहाल हमें इतना याद रखना है कि डायरेक्ट
डेमोक्रेसी जिसमें हर एक बात के ऊपर पूरा का पूरा देश जो है वोटिंग करता है, वहां पर ये 4 तरीके के आपके डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है, रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबिसाइट। इन चारों का इस्तेमाल किया जाता है कहां पे? डायरेक्ट डेमोक्रेसी में। दूसरी जो डेमोक्रेसी होती है वो होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जनरली उन देशों में चलती है जहां पर बहुत बड़ी पॉपुलेशन है और जहां पे हर एक बात के लिए जनता को बार बार वोटिंग करने के लिए नहीं बुलाया जा सकता। जैसे भारत जैसा देश हो गया, अब 100 करोड़ से ज्यादा की पॉपुलेशन है। अब आप ये सोचो कि हर महीने एक बार वोटिंग करवाई जाए और पूरे के पूरे लोग अपनी सुप्रीम पावर जो है वो एक्सरसाइज करें, उसके बाद वोटों की गिनती हो, फिर बताया जाए कि ये फैसले के ऊपर आप लोगों ने वोट डाले थे तो ये निर्णय निकल कर आया है और अब हम लोग जो है अगला फिर हमको ये फैसला लेना है तो अगले हफ्ते फिर वोट करने आ जाओ। ऐसा नहीं हो सकता, बड़ा अव्यवहारिक है, ये इनप्रैक्टिकल है। बड़ी पॉपुलेशन के देशों में डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं चलाई जा सकती। तो यहां पर फिर अब आप क्या करोगे? यहां पर आप इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी चलाओगे। आप इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में आप ये करते हो, लोग एक बार एक निश्चित टाइम पीरियड में, हमारे देश में 5 साल में होता है, कई जगहों पर 6 साल में होता है, कई जगहों पर 4 साल में होता है, तो एक निश्चित टाइम पीरियड में के बाद में लोग अपनी सुप्रीम पावर का इस्तेमाल करते हैं और अपनी सुप्रीम पावर का इस्तेमाल कर कर वो लोग कुछ लोगों को चुनते हैं, सरकार का एक सरकार को इलेक्ट करते हैं और ये सरकार को फिर एक सर्टेन टाइम पीरियड 5 साल हो सकता है, 6 साल हो सकता है, 4 साल हो सकता है, उसके लिए ये पावर दी जाती है कि वो लोगों के बिहाफ पर जो है गवर्नेंस करें, लोगों के बिहाफ पर जो है सरकार चलाएं, लोगों के बिहाफ पर जो है शासन वगैरह करें, या जो सुप्रीम पावर है लोगों के बिहाफ पर उसको एक्सरसाइज करें। ये कहलाती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। एक बार जो सुप्रीम पावर का इस्तेमाल करना होता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्शंस हुए, लोगों ने एक आपका सरकार को चुन लिया, उन्होंने ये आप बोला है कि बेसिकली 5 साल तक के लिए भाई अब ये जो लोगों की सुप्रीम पावर है हमने आपको दी, अब हमारे बिहाफ पर आप इसका इस्तेमाल कर निर्णय लीजिए, फैसले कीजिए। इस तरीके की जो डेमोक्रेसी होती है इसको कई बार इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के साथ साथ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी बोला जाता है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इसलिए बोला जाता है कि लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनकर भेजा है। जैसे अपने देश में सांसद चुनकर जाते हैं, तो हर एक आपका जो संसदीय क्षेत्र है उससे एक सांसद जो है आपका चुनकर जा रहा है, तो सांसद क्या है? अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है। तो इस तरीके से आपका जो है जहां पे लोग अपने में से लोगों को चुनकर भेजते हैं, इस तरीके की डेमोक्रेसी को बोला जाता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या फिर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब ये जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है ये भी 2 तरीके की होती है, एक होती है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और दूसरी होती है प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। हमारा जो संविधान है, हमारे भारत देश का संविधान जो है वो ये बोलता है कि भैया हमारा देश जो है उसमें रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी रहेगी या फिर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी रहेगी, मगर हम लोग जो व्यवस्था अपने यहां लेकर स्थापित करेंगे वो रहेगी पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की, जिसमें आपका एग्जीक्यूटिव जो है यानी कि आपकी जो सरकार जो है वो लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल रहती है अपनी पॉलिसीज के लिए और अपने एक्शंस वगैरह के लिए। इस लाइन का जो मतलब है कि लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल होना, आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि आपकी जो सरकार है वो आपकी संसद या फिर आपकी पार्लियामेंट के प्रति जवाबदेह है। पार्लियामेंट उनसे सवाल पूछ सकती है, वो जो भी एक्शन वगैरह लेते हैं, जो भी काम वगैरह करते हैं उसके ऊपर। उस लाइन का मतलब यहाँ पे वो लाइन यहाँ पे लिखी गई है कि आपका जो एग्जीक्यूटिव है वो रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर के प्रति फॉर ऑल इट्स पॉलिसीज एंड एक्शंस। तो अपने को यहाँ से एक बात समझ में आई कि ये जो वर्ड अपन ने डेमोक्रेटिक इस्तेमाल किया है इसका बड़ा वाइड मतलब निकलता है। हमारे कंटेक्स्ट में जो हमारी प्रीएम्बल में डेमोक्रेटिक वर्ड का इस्तेमाल किया गया वो क्या बताता है? वो कई सारी बातें बताता है। पहली चीज तो ये कि हमारे देश में किस तरीके की डेमोक्रेसी है। हमारे देश में पहली आपका, क्योंकि डेमोक्रेटिक वर्ड का इस्तेमाल किया गया मतलब हमारे देश में लोकतंत्र है, यानी कि इलेक्शन होते हैं और लोगों के द्वारा जो है आपका फैसला किया जाता है, पहली चीज। दूसरी बात यह कि हमारे देश में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, मतलब कुछ कुछ वक्त में इलेक्शंस होते हैं, लोग अपनी तरफ से जो है किसी एक बंदे को आपकी सरकार चुन लेते हैं और उनको बोलते हैं कि हमारे बिहाफ पर आपको जो है अब 5 साल तक सुप्रीम पावर का इस्तेमाल करना है। तीसरी चीज ये कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि सरकार संसद के प्रति जवाबदेह है या फिर एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल है अपने सारे पॉलिसीज के लिए और एक्शन के लिए। बाद में इस बात का भी हम लोग डिटेल में मतलब देखेंगे, फिलहाल आपको इतना समझना जो है इतना रेलेवेंट रहेगा। अब ये जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, यानी कि हर वो नागरिक जो 18 साल का या 18 साल से ज्यादा का है सबको वोट देने का अधिकार। पीरियोडिक इलेक्शंस जो है 5-5 साल में जो अपने इलेक्शन होते हैं। रूल ऑफ लॉ जो है यानी कि कानून का राज चल रहा है, कोई अपने मन मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। कानून तोड़ोगे तभी आपको कोई सजा होगी, अगर कानूनों के हिसाब से रहोगे तो कोई फिर आपको कुछ नहीं कह सकता। ये रूल ऑफ लॉ जो है। इसके अलावा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, यानी कि आपका जो कोर्ट वगैरह है उसके ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं चल सकता, वो सरकार की भी नहीं सुनेगी, वो किसी की भी नहीं सुनेगी,
देगी और जो भी उसके सामने केस आएगा वो उसके मेरिट्स पर उसको जो है फैसला देगी, वो किसी के दबाव में काम नहीं करने वाली। इसके बाद में एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, कई सारे ऐसे ग्राउंड्स हैं जिसके बेसिस पे आप भेदभाव नहीं कर सकते, सरकार ऐसी पॉलिसीज नहीं बना सकती, आपको ऐसे एक्शन नहीं उठा सकते कि भेदभाव कर सको। ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये बेसिकली इंडियन डेमोक्रेटिक जो इंडियन पॉलिटी है उसके डेमोक्रेटिक कैरेक्टर का मैनिफेस्टेशन है, उसका रिफ्लेक्शन है। और यहां से अपने को समझ में आता है कि अपने देश में कितने गहरी जड़ों वाला लोकतंत्र जो है डाला गया है, कितना मजबूत किस्म का जो है लोकतंत्र अपने देश में डाला गया। द टर्म डेमोक्रेटिक इज यूज्ड इन द प्रीएम्बल इन द ब्रॉडर सेंस एम्ब्रेसिंग नॉट ओनली पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बट ऑल्सो सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। अब अपने देश में जो ये डेमोक्रेटिक वर्ड इस्तेमाल किया गया है, इसका मतलब सिर्फ इतना सा नहीं है कि अपने देश में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, यानी कि वक्त वक्त पर इलेक्शंस होते हैं और लोग वोट डालते हैं, एक सरकार चुन लेते हैं और सरकार फिर लोगों के बिहाफ पर काम करती है 5 साल और संसद के प्रति जवाबदेह रहती है। ये सारी की सारी चीज कहलाती है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। हमारे देश में सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है इतनी सी बात नहीं है, हमारे देश में जो डेमोक्रेटिक वर्ड प्रीएम्बल में डाला गया है वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के साथ में और भी कई सारी डेमोक्रेसीज को इंक्लूड करता है। वो सोशल डेमोक्रेसी को भी इंक्लूड करता है, वो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को भी इंक्लूड करता है। अब ये सोशल डेमोक्रेसी क्या होती है और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी क्या होती है, इसको भी हम लोग देखते हैं। अब ये सोशल डेमोक्रेसी क्या है या फिर इकोनॉमिक डेमोक्रेसी क्या है जिसका यहाँ पे जिक्र आया है, इसके बारे में डॉक्टर अंबेडकर साहब ने बहुत अच्छे से इसको बहुत खूबसूरत तरीके से एक्सप्लेन किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। उन्होंने एक स्पीच दी थी आपका 25 नवंबर 1949 को, यानी कि संविधान जिस दिन पास होना था या फिर आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जिस दिन संविधान को जो है इनैक्ट करवाया था, अडॉप्ट किया था, पास किया था, उसके एक दिन पहले उन्होंने स्पीच दी है 25 नवंबर 1949 को। उसमें ये बोलते हैं कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हमारे देश में सिर्फ तभी टिकी रह सकती है जब उसके बेस में सोशल डेमोक्रेसी आपको देखने को मिले। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी से मतलब क्या, हर 5 साल में इलेक्शन होते रहे, सरकार चुनकर आए, सरकार काम करे, 5 साल के बाद फिर जनता के सामने जाए, जनता फिर वोट करे, किसी को जिताए किसी को हराए और इस तरीके की जो व्यवस्था चलेगी, ये आपकी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है। अंबेडकर साहब ये बोलते हैं कि हमारे देश में सोशल आपका पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तभी टिकी रह सकती है जब उसके बेस में आपको सोशल डेमोक्रेसी देखने के लिए मिले। अब सवाल ये उठता है कि सोशल डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। उन्होंने खुद बोला कि सवाल उठता है कि सोशल डेमोक्रेसी क्या होती है, तो उन्होंने फिर इसका जवाब भी खुद ही दिया। वो कहते हैं कि सोशल डेमोक्रेसी का मतलब एक वे ऑफ लाइफ है, जिंदगी जीने का एक तरीका है जो ये मानता है कि भाई जिंदगी अगर आपको जीनी है एक डेमोक्रेटिक तरीके से, एक लोकतांत्रिक तरीके से, तो उसमें लिबर्टी होना भी जरूरी है, उसमें इक्वालिटी होना भी जरूरी है और उसमें फ्रेटर्निटी होना भी जरूरी है। लिबर्टी का मतलब आपको जो भी करना चाहें आप उसकी आजादी होनी चाहिए। इक्वालिटी का मतलब आपका जो सरकार या शासन है वो सबको बराबरी से ट्रीट करे और फ्रेटर्निटी का मतलब यह कि सबके बीच में भाईचारा रहे। अगर ये 3 चीजें एग्जिस्ट करती हैं तब हम लोग बोलेंगे कि आपके देश में सोशल डेमोक्रेसी, आपके समाज में सोशल डेमोक्रेसी है। अब ये जो प्रिंसिपल्स हैं लिबर्टी के, यानी कि आप जो भी करना चाहें उसकी आजादी आपको है, सब लोग बराबर हैं आपका सरकार की नजर में या कानून की नजर में, और तीसरी चीज सबके बीच में भाईचारा है। ये जो तीनों के प्रिंसिपल्स हैं इनको आप अलग अलग करके ट्रीट नहीं कर सकते, यानी कि ये अलग चीज, आपका लिबर्टी अलग चीज है, इक्वालिटी अलग चीज है, फ्रेटर्निटी अलग चीज है, ये इस तरीके से नहीं है। जब आप बोलते हो सोशल डेमोक्रेसी तो सोशल डेमोक्रेसी का मतलब इन तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन है। ये उसी तरह से है कि आपने अगर शरबत बनाना है सोशल डेमोक्रेसी का, तो सोशल डेमोक्रेसी के शरबत में आपका लिबर्टी का पानी भी डलेगा, इक्वालिटी की शक्कर भी डलेगी और फ्रेटर्निटी का वो आप जो भी रंग वगैरह डालते हैं, ऑरेंज या ग्रीन या व्हाइट जो भी है वो भी डलेगा। तीनों की मदद से ये आपका सोशल डेमोक्रेसी का शरबत बनकर आएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि किसी एक चीज को डाले बिना शरबत बना ले जाएंगे तो वो होगा नहीं। तीनों का ही कॉम्बिनेशन जो है उसी की मदद से सोशल डेमोक्रेसी बनकर तैयार होती है। इन तीनों में से अगर एक भी चीज आपने हटा दी तो सोशल डेमोक्रेसी नहीं हो सकती। सोशल डेमोक्रेसी नहीं हो सकती तो फिर अपने देश में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं चल पाएगी। ये बात कह दी थी डॉक्टर अंबेडकर साहब ने ना आपका 25 नवंबर 1949 को। तो इनका कहना यह था, दे फॉर्म अ यूनियन ऑफ ट्रिनिटी इन द सेंस दैट टू डाइवोर्स वन फ्रॉम द अदर इज टू डिफीट द वेरी पर्पस ऑफ डेमोक्रेसी। यानी कि इनका कहना वो जिस तरह से तीनों एलिमेंट्स के बिना शरबत नहीं बन पाएगा, शक्कर पानी और रंग के बिना, उसी तरह से अगर आप ये सोच रहे हो कि आपका लिबर्टी में से, इक्वालिटी में से और फ्रेटर्निटी में से अगर आप किसी एक को हटा दोगे और बचे हुए 2 की मदद से आप डेमोक्रेसी चलाकर ले जाओगे तो ऐसा हो नहीं पाएगा। ये उसी तरह से है कि आपकी गाड़ी 4 पहियों पर चलती है, अगर आपने एक पहिया निकाल के ये बोल दिया कि नहीं मैं तो 3 पे बैलेंस कर लूंगा, वो हो नहीं पाएगा, आप ड्राइव नहीं कर पाओगे। उन्होंने इस बात को जो है इस तरीके से कहा। इनका कहना यह था कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप इक्वालिटी में से लिबर्टी हटा देंगे, यानी कि सबको बराबर तो कर देंगे मगर आप जो चाहो वो करने की आपको आजादी नहीं है, अगर आप इस तरीके की बराबरी देना चाहते हैं तो भी नहीं चल पाएगी बात। आपको
आपको बाकायदा दोनों काम करना पड़ेंगे। आपको जिस तरह की जिंदगी जीना चाहते हैं उस तरीके की जिंदगी जीने की लिबर्टी भी देना पड़ेगी और आपको इक्वालिटी भी देना पड़ेगी। इसी तरह से अगर आप ये सोच रहे हैं कि इक्वालिटी आप जो है वो नहीं देंगे मगर लिबर्टी दे देंगे, यानी कि सब लोग बराबर नहीं है मगर जिसको जो चाहे वो करने की आजादी है, तो भी काम नहीं चलेगा। आपको लिबर्टी और इक्वालिटी दोनों देना पड़ेगी। इसी तरीके से लिबर्टी और इक्वालिटी को आप फ्रेटर्निटी से नहीं हटा सकते, भाईचारे से आप उसको नहीं हटा सकते। आप ये नहीं कर सकते कि जो व्यक्ति या फिर जो समाज का समूह जो करना चाहे उसको उसकी आजादी है, सारे समूहों में बराबरी है मगर इनके बीच में भाईचारा नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो फिर वो लड़ मरेंगे आपस में। तो कुल मिलाकर फिर आप ये भी नहीं कर सकते कि लिबर्टी और इक्वालिटी को जो है फ्रेटर्निटी से अलग हटाकर जो है ट्रीट कर सकें, फ्रेटर्निटी से अलग हटाकर देख सकें। विदाउट इक्वालिटी लिबर्टी विल प्रोड्यूस द सुपरमेसी ऑफ फ्यू ओवर द मैनी। अगर आपने बराबरी हटा दी और सबको बराबरी दे दी, अगर आपने बराबरी हटा दी और सबको जो मन में आ रहा है वो करने की लिबर्टी दे दी, आजादी दे दी, तो इसके चलते कुछ लोगों की सुपरमेसी बाकी सबके ऊपर आ जाएगी। इक्वालिटी विदाउट लिबर्टी विल किल एन इंडिविजुअल इनिशिएटिव। इसी तरीके से अगर आपने लिबर्टी नहीं दी मगर बराबरी कर दी तो फिर इंडिविजुअल लोगों की जो आप इनिशिएटिव्स हैं, इंडिविजुअल जो आपका टैलेंट है, आप उसे मार दोगे। कुल मिला के वही बात निकल कर आती है, बिरयानी बनानी है तो फिर बिरयानी में सारे ही आपके कंपोनेंट पड़ेंगे। आप ये सोच रहे हो कि बिरयानी में 2 चीजें नहीं डालूंगा तो भी बढ़िया बन जाएगी, वो मस्त मजा आएगा और मजे में खाऊंगा, वो हो नहीं पाएगा। आपको अगर बिरयानी बनानी है तो सब कुछ ही डालना पड़ेगा और इत्मीनान से पकाना पड़ेगा। अगर आप किसी भी चीज में कॉम्प्रोमाइज करते हो तो फिर बिरयानी बनकर तैयार नहीं होगी। लगभग वही बात यहां पर डेमोक्रेसी के साथ लागू होती है कि भारत में अगर चाहते हो कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी चले तो उसके लिए जरूरी है कि सोशल डेमोक्रेसी भी चले और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी चले। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि आप सब लोगों को आर्थिक तौर पर बराबरी से आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। वो चीज तब हो पाएगी जब आप सोशल डेमोक्रेसी देंगे, और भारत में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी भी तभी चल पाएगी जब आप सोशल डेमोक्रेसी देंगे। सोशल डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के आइडियाज वगैरह जो है आपको देना पड़ेंगे। ये इस तरीके का त्रिदेव है या फिर इस तरीके की ट्रिनिटी है कि एक के बिना दूसरे का काम नहीं चल सकता। तीनों चीजें आपको बराबर प्रोपोर्शन में देना पड़ेंगी, नहीं तो फिर ये भी फेल हो जाएगा। इसलिए यहां से अपने को जो है सोशल डेमोक्रेसी का कंसेप्ट समझ में आता है। और ये कितना इंपॉर्टेंट है ये बात भी समझ में आती है क्योंकि इसके बिना आप भारत में लोकतंत्र चला नहीं पाओगे, इसके बिना आप भारत में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को एग्जिस्ट करा नहीं सकते। इसी कंटेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में ऑब्जर्व किया था द कॉन्स्टिट्यूशन एनविजन्स टू एस्टैब्लिश एन इगैलिटेरियन सोसाइटी, इगैलिटेरियन सोशल ऑर्डर रेंडरिंग टू एवरी सिटीजन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस इन अ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी ऑफ द भारत रिपब्लिक। तो भारत के संविधान के ये जो फ्लेवर आपको देखने को मिला डॉक्टर आपके अंबेडकर साहब की जो ये पूरी की पूरी स्पीच है इसमें, या फिर उन्होंने जिस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया, इसी बात को 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने भी आगे बढ़ाया और उन्होंने कहा कि भारत का जो संविधान है वो एक इगैलिटेरियन सोशल ऑर्डर बनाना चाहता है। इगैलिटेरियन सोशल ऑर्डर का मतलब जिसमें सबके बीच में बराबरी हो, समानता हो, समता हो, इस तरीके का ऑर्डर बनाना चाहता है। मगर साथ ही साथ वो ऑर्डर बनाते हुए अपने हर नागरिक को सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस देना चाहता है। पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब हमने देख लिया, वोट डालने का अधिकार। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब होता है आर्थिक तौर पर सबको बराबरी, और सोशल जस्टिस का मतलब वो तीनों आइडियाज का आप बराबर सम्मिश्रण। ये सारी चीजें जो है हम लोग अपने देश में देना चाहते हैं इन अ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी ऑफ द भारत रिपब्लिक। भारत का जो ये रिपब्लिक है उसमें हम अपने हर नागरिक को ये सारी की सारी चीजें देना चाहते हैं। इस तरीके से इस बात को जो है एक्सप्लेन किया गया। तो ये जो शब्द है एक आपने यहां पर देखा डेमोक्रेटिक। अब डेमोक्रेटिक शब्द का आप मतलब निकालो कि सिंपल सा बनता है लोकतंत्र, मगर संविधान में जब इसको डाला गया है तो इसका मतलब कितना ब्रॉड है या कितना डिटेल्ड है ये अपने को पता होना चाहिए। प्रियम्बल में जब आप डेमोक्रेटिक वर्ड देखोगे और डेमोक्रेसी में फिर आपने बोला है सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, तो उसका कितना आप ये कह सकते हैं कि वाइड मतलब निकल कर आता है, कितना वाइड मैनिफेस्टेशन निकल कर आता है, वो हमको यहां से समझ में आता है कि जब हम डेमोक्रेसी बोलते हैं तो डेमोक्रेसी के कितने मतलब होते हैं और हमारे देश में बेसिकली कैसी डेमोक्रेसी चल रही है। तो अब मैं इस बात को जो है बड़े अच्छे से डिफाइन कर सकता हूं कि हमारे देश में जब हम बोलते हैं डेमोक्रेटिक, इसका मतलब क्या है? लोकतंत्र है, लोगों का राज चल रहा है, लोकशाही है, लोग अपने वोट से सरकार बनाते हैं, सरकार गिराते हैं। पहली चीज, कुछ वक्त में हम किस तरीके की आपका लोकतंत्र चल रहा है हमारे देश में? इनडायरेक्ट लोकतंत्र या फिर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी चल रही है या फिर रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम चल रहा है। रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम में भी क्या चल रहा है? पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट चल रही है। इसमें भी हम लोग क्या दे रहे हैं? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को हमारे यहां सस्टेन कराने के लिए, उसकी जड़ें मजबूत कराने के लिए हम लोग सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी जो है उसके ऊपर भी फोकस कर रहे हैं। और सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी में सोशल डेमोक्रेसी जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को भी भार देती है, को भी बेस देती है। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को भी पकड़ के रखी हुई है और आपकी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को भी पकड़ के रखी हुई है। और आपका सोशल डेमोक्रेसी
डेमोक्रेसी क्या है, 3 बातों पर टिकी हुई है। सबसे पहला आपने इक्वालिटी देनी है, लिबर्टी देनी है और फ्रेटर्निटी देनी है। ये जो है आपका 5-6 एलिमेंट्स वगैरह फ्रेटर्निटी, आपका ये पूरा का पूरा डेमोक्रेटिक वर्ड जो आपने इस्तेमाल किया प्रीएम्बल में, उसके मतलब में, उसकी डेफिनेशन में समाहित है। इस तरीके से भारत में ये जो भारत के प्रीएम्बल में जो डेमोक्रेटिक वर्ड लिखा गया उसको डिफाइन किया जाता है। चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो अपना वर्ड आता है वो है रिपब्लिक। अब रिपब्लिक का क्या सेंस बनता है वो देखते हैं। तो जो अपना नेक्स्ट टर्म आता है या जो नेक्स्ट वर्ड आता है रिपब्लिक, इसका मतलब क्या? देखिए, रिपब्लिक वर्ड समझने के पहले, इसके पहले जो अपन ने वर्ड समझा डेमोक्रेटिक, या फिर जो भी हमने मतलब समझा डेमोक्रेटिक पॉलिटी, इसको थोड़ा सा और हम लोग अभी विस्तार से बात करते हैं कि अगर आपके देश में डेमोक्रेटिक पॉलिटी है या फिर आपके देश में अगर लोकतंत्र है तो वो 2 तरीके का हो सकता है। एक हो सकता है मोनार्की और दूसरा हो सकता है रिपब्लिक। ठीक है जी। अगर आपके देश में डेमोक्रेटिक पॉलिटी है, डेमोक्रेटिक पॉलिटी का मतलब क्या, टाइम टू टाइम इलेक्शंस होते हैं, लोग उसमें वोट डालते हैं, वोट डाल के अपनी सरकार चुनते हैं और सरकार वगैरह फिर जो है उनके बिहाफ पर काम करती है और कुछ साल के बाद में जितना भी 4-5 साल का अगर टर्म है, 4 साल का टर्म है, 6 साल का जो टर्म है वो करके उसके बाद में फिर से आपका चुनाव में जाती है और उसके बाद में फिर आपका वोटिंग होती है। इस तरीके की जो व्यवस्था है इसको अपन लोगों ने क्या नाम दिया है, इस तरीके की व्यवस्था को हम लोगों ने बोला है डेमोक्रेटिक पॉलिटी। अब ये जो डेमोक्रेटिक पॉलिटी है जो अभी हम लोगों ने डिस्कस करी थी रिपब्लिक के पहले, इसको 2 तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, इसको 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है। एक होती है मोनार्की और दूसरी होती है रिपब्लिक। रिपब्लिक क्या है वो समझने के पहले हम लोग ये देखेंगे कि मोनार्की क्या होती है। मोनार्की में ये होता है अगर आपके देश में डेमोक्रेटिक पॉलिटी है मगर साथ ही साथ आपके देश में मोनार्की भी है या फिर आपके देश की जो डेमोक्रेटिक पॉलिटी है वो मोनार्कियल है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आपके देश का जो हाईएस्ट पद है या फिर जो आपका हेड ऑफ द स्टेट है वो जनरली या तो कोई किंग होता है या फिर कोई क्वीन होती है और ये एक हेरिडेटरी पोजीशन एंजॉय करता है, यानी कि वो एक परिवार में आपका सक्सेशन वगैरह हो रहा है उसकी मदद से चुनकर आया है। इसका एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है आपका इंग्लैंड। इंग्लैंड में आपके यहाँ डेमोक्रेटिक पॉलिटी है, वक्त वक्त पर इलेक्शंस होते हैं, वहां पे सरकारें बनती हैं, प्राइम मिनिस्टर आता है, सरकारें चलती हैं। मगर इंग्लैंड का आज भी जो हाईएस्ट पद है या जो हेड ऑफ द स्टेट है वो या तो वहां का राजा होता है या फिर वहां की रानी होती है, या तो किंग होता है या क्वीन होती है, और वो एक ही परिवार से जो कि आपका इंग्लैंड का राज परिवार है उससे चुनकर आते हैं। ऐसा नहीं है कि वहां पे कोई और आपका एक आम आदमी जो है या फिर एक आम नागरिक जो है वो राजा बन जाए या फिर आपका राजकुमार बन जाए, ऐसा नहीं होता। ठीक है जी। तो वहां पर जो है आपका हेड ऑफ द स्टेट है वो एक हेरिडेटरी पोजीशन एंजॉय करता है, एक परिवार में पैदा हुआ है तो उसके चलते वो जो है वो आपका राजा या रानी बनेगा। अगर लेट से अभी इंग्लैंड की जो रानी थी एलिजाबेथ, उनकी डेथ हुई है तो उनके बाद में अब यह नहीं है कि कोई भी राज चलता हुआ इंग्लैंड का बंदा जो है वो राजा या रानी बन जाए। अब उनके बाद जो अगला उनका बेटा था प्रिंस चार्ल्स, उसको फिर उन्होंने किंग चार्ल्स बना दिया है, अब वो जो है वो इंग्लैंड का राजा बन गया। तो यहाँ पे हेरिडेटरी का मतलब क्या होता है? अनुवांशिक। आप एक पर्टिकुलर व्यक्ति के पुत्र हैं इसलिए आप इस पद पर जाएंगे, उसका जो पुत्र है वो उसकी बाद उसकी उस पद पर जाएगा। इस तरीके से जो सक्सेशन चलता है अनुवांशिक तौर पर, हेरिडेटरी पोजीशन, हेरिडेटरी सक्सेशन जिसको बोला जाता है, वो जहां पर फॉलो होता है उसको बोला जाता है मोनार्की। भले ही वहां पर आपका डेमोक्रेटिक पॉलिटी चल रही हो मगर हाईएस्ट पद फिर भी अगर एक ही परिवार से आता है तो वो चीज कहलाती है मोनार्की। अब रिपब्लिक का मतलब क्या होता है ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, अब ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। रिपब्लिक में इसकी जगह पर यह होता है कि आपका हेड ऑफ द स्टेट जो है वो हमेशा इलेक्ट होता है जनता के द्वारा। जनता चाहे उसको डायरेक्टली इलेक्ट करे, जनता चाहे उसको इनडायरेक्टली इलेक्ट करे, मगर हमेशा उसका इलेक्शन होगा और वो पूरी जिंदगी के लिए जो है उस पद पर नहीं बैठता, वो सिर्फ एक फिक्स टर्म के लिए जो है उस पद पर बैठता है। जैसे भारत में राष्ट्रपति की बात कर ली जाए या आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में राष्ट्रपति की बात कर ली जाए, ये दोनों देशों के हाईएस्ट पद हैं। भारत में आपका जो प्रेसिडेंट है वो हाईएस्ट ऑफिस है और इंग्लैंड आपका जो यूनाइटेड स्टेट्स है वहां पर जो प्रेसिडेंट है वो भी हाईएस्ट ऑफिस है। दोनों पदों पर कोई भी व्यक्ति इसलिए नहीं जाता कि वो किसी का बेटा है या बेटी है, सारी चीजें, वो एक इलेक्शन लड़ता है, इलेक्शन जीतेगा तो 5 साल के लिए हमारे देश में और 4 साल के लिए यूनाइटेड स्टेट्स में उसको प्रेसिडेंट के तौर पर काम करने का मौका मिलता है। फिर बैठना चाहते हो तो फिर अगर बनना चाहते हो तो फिर आप इलेक्शन लड़ लो, जीत जाओगे तो आ जाओ, अच्छी बात है। मगर ये नहीं है कि क्योंकि आप किसी के बेटे हो तो आप जो है प्रेसिडेंट बना दिए जाओगे, या फिर आपका बेटा इसलिए प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा क्योंकि आप अभी प्रेसिडेंट हो और वो आपका बेटा है, ऐसा नहीं होगा। मगर इस तरीके की व्यवस्था जहां पर चलती है उसे आपने मोनार्की बोल दिया। अगर आपका हाईएस्ट पद जो है वो आपके देश का जो हाईएस्ट पद है, हेड ऑफ द स्टेट है, अगर उस पे व्यक्ति डायरेक्टली इनडायरेक्टली जनता के द्वारा चुनकर आ रहा है, एक फिक्स टर्म के लिए चुनकर आ रहा है, ऐसी परिस्थिति में आपके देश में जो डेमोक्रेटिक पॉलिटी चलती है उसको बोला जाता है रिपब्लिक। तो इस बात को समझिएगा, अगर आपके देश में डेमोक्रेटिक पॉलिटी है वो 2 तरीके की हो सकती है, मोनार्की और रिपब्लिक। दोनों में इलेक्शंस होंगे, दोनों में जनता सरकार को
चुनेगी वगैरह वगैरह। मगर एक जगह पे क्या है, देश का जो हाईएस्ट पद है उस पर एक पर्टिकुलर परिवार का कब्जा है, उसी में से जो भी व्यक्ति है वो राजा या रानी जो भी है हेड ऑफ द स्टेट बनेगा। वो मर जाएगा तो उसके बाद में फिर उसका जो भी बच्चा होगा सबसे बड़ा या जिसको भी उसने अपना बनाया होगा क्राउन प्रिंस वगैरह वो आएगा, उसके बाद में वो जिसको बनाएगा वो आएगा। इस तरीके का जो हेरिडेटरी सक्सेशन एक परिवार से चलता है, भले ही वहां पर डेमोक्रेसी हो, उस तरीके की व्यवस्था को बोला जाता है या उस तरीके की डेमोक्रेटिक पॉलिटी को बोला जाता है मोनार्की। और अगर आपके यहाँ ऐसी व्यवस्था है कि आपके देश का देश में इलेक्शन सब हो रहे हैं, बाकी सारी चीजें एग्जैक्टली सेम है मोनार्की की तरह, मगर आपका जो हाईएस्ट पद है, जो हाईएस्ट आपका हेड ऑफ द स्टेट का पद है, उस पर कोई व्यक्ति इलेक्ट होकर जाता है और फिक्स टर्म के लिए इलेक्ट होकर जाता है, जनता के द्वारा इलेक्ट होकर जाता है, डायरेक्टली इलेक्ट होकर जाए या इनडायरेक्टली इलेक्ट होकर जाए, मगर इलेक्ट होकर जाता है, इलेक्शन लड़कर जाता है, तो उसको बोला जाता है रिपब्लिक। तो याद रखिएगा मोनार्की और रिपब्लिक में फर्क क्या है। मोनार्की में आपका जो हाईएस्ट पद है, आपके देश का जो हेड ऑफ द स्टेट है, उसके ऊपर एक परिवार का कब्जा है, या तो आपका उसमें कोई एक फैमिली है जिसमें कोई राजा या रानी जो है वो हेड ऑफ द स्टेट रहेगा, उसके बाद में उसका बच्चा, उसके बाद में उसका बच्चा एंड सो ऑन। तो उस तरीके की जो डेमोक्रेटिक पॉलिटी है वो कहलाती है मोनार्की। और अगर आपके देश में इस तरीके की व्यवस्था है कि हाईएस्ट पद पे जो भी बंदा बैठा हुआ है वो जनता के द्वारा डायरेक्टली इनडायरेक्टली चुनकर आया है एक टाइम पीरियड के लिए, और उसके बाद में कोई और आ जाएगा, तो और उसके साथ में आप इस तरीके की अगर डेमोक्रेटिक पॉलिटी आपके यहाँ चल रही है तो फिर इसको जो है रिपब्लिक बोला जाता है। ये अपने को याद रखना है। तो अपना जो देश है वो बेसिकली क्या है, अपना देश एक रिपब्लिक है। अब हमारे प्रियम्बल में हम लोगों ने रिपब्लिक शब्द का इस्तेमाल किया है कि हम लोग हमारे देश को क्या बनाना चाहते हैं, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, रिपब्लिक, वो सारी बातें जो हमने पढ़ी थी पिछले लेक्चर में। तो हमारे प्रियम्बल में क्योंकि रिपब्लिक शब्द आया है, ये रिपब्लिक शब्द हमारे प्रियम्बल में क्या बताता है कि हमारे देश में जो हाईएस्ट पद है, जो आपका हेड ऑफ द स्टेट है, यानी कि जो भारत का राष्ट्रपति है, वो हेरिडेटरी पोजीशन नहीं है। ये नहीं है कि उस पर कोई परिवार का कब्जा हो गया और एक ही परिवार के लोग आए चले जा रहे हैं। हमारे देश में ये नहीं होगा। हमारा जो देश है उसका जो हेड ऑफ द स्टेट है या फिर जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्टेड होगा, यानी कि वो एक इलेक्शन लड़कर आएगा, एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम पीरियड तक के लिए वो प्रेसिडेंट रहेगा, और उसके बाद में अगर फिर इलेक्शन जीत गया तो बन जाएगा, नहीं तो उसकी जगह जो भी व्यक्ति इलेक्शन जीतेगा वो आ जाएगा। इस तरीके की व्यवस्था हमारे यहाँ चलेगी। अब अपने को भी ये एक बात ध्यान रखनी है कि हालांकि अपना राष्ट्रपति जो है वो अपने प्रेसिडेंट साहब जो है इलेक्शन लड़कर आते हैं, मगर इनका जो इलेक्शन है वो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, इनका इलेक्शन इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, और इनको एक 5 साल का जो फिक्स पीरियड है उसके लिए इलेक्ट किया जाता है। अब जब मैं आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पढ़ाऊंगा तब मैं पूरा इनका इलेक्शन का प्रोसीजर बताऊंगा कि किस तरीके से इनको इलेक्ट किया जाता है और उससे रिलेटेड बाकी सारी चीजें। मगर तब तक अपने को याद रखना है कि भारत में रिपब्लिक जो शब्द है वो क्या बताता है। रिपब्लिक शब्द ये बताता है कि भारत का जो हाईएस्ट पद है या फिर जो भारत के जो आपका हाईएस्ट ऑफिस है प्रेसिडेंट का, उसमें जो भी व्यक्ति जाएगा वो इलेक्ट होकर जाएगा, लोगों के द्वारा इलेक्ट होकर जाएगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और एक पर्टिकुलर एक फिक्स टर्म के लिए जो है इलेक्ट होकर जाएगा। तो हमारे यहाँ क्या व्यवस्था है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का और 5 साल के लिए वो इलेक्ट होकर जाते हैं। कैसे क्या होता है वो सारी बातें जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पढ़ेंगे तब देखेंगे। इसके अलावा रिपब्लिक का एक मतलब और बनता है। रिपब्लिक का अब अगर आपने रिपब्लिक शब्द इस्तेमाल किया तो एक तो मतलब ये हो गया कि हेड ऑफ द स्टेट वगैरह सारी बातें जो हमने कर ली है। इसके अलावा एक और मतलब बनता है, रिपब्लिक ऑल्सो हैज 2 मोर, एक और 2 मतलब और बनते हैं। रिपब्लिक के दो मीनिंग्स और बनते हैं, वो देख लेते हैं। रिपब्लिक हैज 2 मोर मीनिंग्स। 1, वेस्टिंग ऑफ पॉलिटिकल सोवर्जिनिटी इन द पीपल एंड नॉट इन अ सिंगल इंडिविजुअल लाइक अ किंग। या पॉलिटिकल सोवर्जिनिटी का मतलब क्या होता है कि राजनीतिक फैसले लेने की जो पावर है वो किसी एक जो राजनीतिक फैसले लेने की पावर है उसको पॉलिटिकल सोवर्जिनिटी बोला जाता है। अब इंग्लैंड में या फिर इस तरीके की जो मोनार्कीज होती हैं वहां पर बेसिकली पॉलिटिकल सोवर्जिनिटी जो मानी गई है वो मानी गई है राजा के पास में या रानी के पास में, जो भी उनका हेड है। ये बोला जाता है कि राजा और रानी के आदेश पे उनका प्राइम मिनिस्टर काम कर रहा है, और पॉलिटिकल सोवर्जिनिटी यानी कि जो पावर है फैसले लेने की वो उनको राजा या रानी ने प्रदान करी है। इंडिया में क्योंकि अपने प्रेसिडेंट साहब खुद इलेक्ट होकर आए हैं तो यहां पर रिपब्लिक शब्द का यह भी मतलब बनता है कि जो पॉलिटिकल सोवर्जिनिटी है वो लोगों के पास में है, ना कि किसी एक व्यक्ति के पास में, जैसे इंग्लैंड में है। क्योंकि यहां पे व्यक्तियों ने जो है प्रेसिडेंट साहब को चुनकर भेजा है, तो प्रेसिडेंट खुद भी जो है आपका जो पावर वगैरह डिराइव कर रहा है वो लोगों से कर रहा है, और फिर अगर प्रेसिडेंट के बिहाफ पर प्राइम मिनिस्टर सरकार चला रहा है तो वो भी बेसिकली लोगों के आशीर्वाद से चला रहा है, प्रेसिडेंट के आशीर्वाद से नहीं चला रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। पॉलिटिकल सोवर्जिनिटी का मतलब क्या होता है? पॉलिटिकल सोवर्जिनिटी का मतलब होता है जो भी आपका
आपका सरकार चलाने की पावर है, निर्णय लेने की जो पावर वगैरह है, अथॉरिटी वगैरह है, वो सारी की सारी। इंग्लैंड की कहानी यह है कि पॉलिटिकल सोवरेनिटी मानी गई है, राजा की है या रानी की है, जो भी आपका हेड ऑफ द स्टेट है उसकी है। और जो प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होकर आएगा, भली जनता के वोटों से इलेक्ट होकर आए, मगर वो किंग के या क्वीन के बिहाफ पर काम कर रहा है, किंग या क्वीन ने उसको सत्ता दी है उसके नाम पर चलाने के लिए, और इसलिए वो पॉलिटिकल सोवरेनिटी राजा या रानी के नाम पर इस्तेमाल कर रहा है। भारत की कहानी अलग है। भारत में सारी पॉलिटिकल सोवरेनिटी कौन इस्तेमाल करता है? प्राइम मिनिस्टर करता है, प्रेसिडेंट के बिहाफ पर करता है कि मगर प्रेसिडेंट भी जो है चुनकर किनके द्वारा आया है? लोगों के द्वारा आया है, जनता के द्वारा इनडायरेक्टली इलेक्ट होकर आया है। तो बेसिकली यहां पे कहानी यह है कि पॉलिटिकल सोवरेनिटी या फिर जो निर्णय लेने की क्षमता है, ये सारी चीजें जनता के द्वारा डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको दी गई हैं, किसी राजा या रानी के द्वारा नहीं दी गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिपब्लिक डालने का हमारे प्रियम्बल में, कि पॉलिटिकल सोवरेनिटी किसी एक राजा या किसी एक रानी के पास नहीं है, सारे देश के लोगों के पास में है। दूसरा सेंस जो बनता है या दूसरा लॉजिक जिसके कारण रिपब्लिक वर्ड को डाला गया है, द एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज क्लास एंड हेंस पब्लिक ऑफिसेज बीइंग ओपन टू एवरी सिटीजन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। दूसरा रीजन जिसके या दूसरा लॉजिक जिसके चलते रिपब्लिक वर्ड डाला गया है वो यह है कि भाई भारत में जो हाईएस्ट पद है, जो आपका हाईएस्ट पब्लिक ऑफिस भी जो है वो खुला हुआ है सबके लिए, सारे नागरिकों के लिए खुला हुआ है। ऐसा नहीं है कि आप किसी एक पर्टिकुलर क्लास से बिलोंग करते हो या किसी एक परिवार से बिलोंग करते हो तभी आप राष्ट्रपति बनोगे या प्रधानमंत्री बनोगे या दूसरे पब्लिक ऑफिस में जाओगे। भारत का अगर हाईएस्ट पद यानी कि प्रेसिडेंट का पद भी अगर ओपन है, आप इलेक्शन लड़कर जीत गए तो प्रेसिडेंट बन सकते हो, वो एक इंडिकेशन है कि भारत के पब्लिक ऑफिसेस भारत के सारे नागरिकों के लिए खुले हुए हैं और आप में किसी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। अगर आप में क्षमता है, काबिलियत है, तो आपको भी भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है, भारत का प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। सारे के सारे पब्लिक ऑफिसेस भारत के हर नागरिक के लिए खुले हुए हैं, सबको बराबरी से अधिकार है। अगर आप में है क्षमता तो, और अगर आप इलेक्ट होकर आते हैं, जीतने इलेक्शन, तो आप बन सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं है। ये भी जो है यहां पर एक मतलब निकल कर आता है। तो ये अपना रिपब्लिक शब्द जो है इसका पूरा डिटेल मतलब निकल कर आता है या डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है आपने जो हमने यूज किया है रिपब्लिक वर्ड को अपने प्रियम्बल में, तो उसका ये सेंस बनता है, उसका ये मीनिंग बनता है। चले अगला जो वर्ड आता है वो है जस्टिस। अब जस्टिस का क्या मतलब है वो हम लोग यहां पर देखते हैं। जस्टिस का क्या सेंस बनता है, जस्टिस वर्ड किस सेंस में प्रियम्बल में इस्तेमाल किया गया, उसकी बात अब हम लोग यहां पे करेंगे। देखते हैं ऐसे। अब हमारे प्रियम्बल में जो ये शब्द इस्तेमाल किया गया है जस्टिस, अगर हम इसका शाब्दिक अर्थ देखें, अगर इसका लिटरल मतलब देखें, लिटरल मीनिंग देख लें, तो वो बनता है इंसाफ। मगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या हमारे प्रियम्बल में जब ये वर्ड इस्तेमाल किया गया है जस्टिस, तो इसका मतलब किस तरीके का इंसाफ है, इसको भी जो है बड़ा क्लियर किया गया है प्रियम्बल में कि जब हम लोग बात करते हैं जस्टिस की या फिर इंसाफ की, या हिंदी में एक और शब्द इस्तेमाल होता है इसके लिए न्याय। जब हम लोग न्याय की बात करते हैं तो किस तरीके के न्याय या फिर किस तरीके के जस्टिस की बात करते हैं, तो हमारी जो प्रियम्बल है वो बोलती है कि हम लोग भाई हमारे देश के हर नागरिक को सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जस्टिस देना चाहते हैं। अब सवाल उठता है कि आपने बोल दिया कि ये सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जस्टिस आप देना चाहते हो, मगर आप दोगे कैसे? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और आपका राजनीतिक न्याय आखिर आप दोगे तो दोगे कैसे? इसका जवाब यह है कि भारत के संविधान में बहुत से प्रोविजंस वगैरह किए गए, फंडामेंटल राइट्स के प्रोविजंस वगैरह किए गए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के प्रोविजंस वगैरह किए गए। इन सारी चीजों के प्रोविजंस वगैरह की मदद से बेसिकली इंश्योर यही किया जा रहा है। जब हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और डिटेल में देखेंगे तब ये चीज आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी कि ये जस्टिस शब्द जो है आखिर ये, और जिसके तहत में ये बोला जा रहा है कि सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस हम लोग देने वाले हैं, ये देने के लिए आखिर फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को क्यों चुना गया, या फिर इनमें क्या प्रावधान डाले गए जिसके चलते अल्टीमेटली आप सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जस्टिस इनकी मदद से दे पा रहे हो और प्रियम्बल में लिखे हुए ऑब्जेक्टिव को पूरा कर पा रहे हो। मगर फिलहाल वो सारी बातें हमको बाद में करनी है, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। फिलहाल हम लोग ये जो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस की बात की जा रही है होते क्या है, सिर्फ हम लोग अभी इनकी डेफिनेशन वगैरह देखेंगे। तो सोशल जस्टिस का मतलब होता है इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल द सिटीजंस विदाउट एनी सोशल डिस्टिंक्शन बेस्ड ऑन कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन, सेक्स एंड सो ऑन। सोशल जस्टिस का मतलब क्या है? आप सारे जो आपका जो राज्य है, आपका जो शासन है, आपका जो स्टेट है, वो सारे नागरिकों के साथ में बराबर का व्यवहार करेगा, सामंजस्य का व्यवहार करेगा, एकदम इक्वली उनको ट्रीट करेगा। उनके बीच में किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन आपके रेस के बेसिस पे, नस्ल के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे यानी कि धर्म के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे,
कलर के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे कि आप मेल हो या फीमेल हो, इन सारे बेसिस पर जो है आप सोशल डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते। आपको सबको बराबरी के साथ में ट्रीट करना है। अगर आपने बोला है कि भाई हमारे देश में जो भी गरीब व्यक्ति है, गरीबी रेखा के नीचे आता है, सबको हम लोग ये कुछ किलो अनाज, गेहूं, चावल जो है फ्री देंगे, थोड़ा आपका मिट्टी का तेल मिलेगा, चीनी, शक्कर, तेल वगैरह जो भी है सारी चीजें आपको राशन की दुकान से मिलेंगी, तो फिर अब उसमें ये नहीं हो सकता कि आप किसी को दो और किसी को ना दो। दोगे तो अगर आपने क्राइटेरिया बना दिया, उस क्राइटेरिया को जो जो फिर सेटिस्फाई करता है सबको जो है फिर वो बराबरी से दिया जाएगा। उसमें कोई फिर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, किसी भी बेसिस पे, ये कास्ट के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, रेस पे, रिलीजन पे, सेक्स पे और इस तरीके के जो भी आपके डिस्क्रिमिनेटरी किस्म के आपके फैक्टर्स हैं, उसके बेसिस पे आप कोई भेदभाव नहीं कर सकते। सबके साथ फिर आपको बराबरी से उसमें ट्रीटमेंट करना है। जैसे अब आपके यहाँ कोविड आया था, कोविड के बाद में वैक्सीन लगा तो फिर सबको एक जैसा लगा, फिर उसमें यह नहीं किया गया कि रेस, रिलीजन, कास्ट और सेक्स के बेसिस पे ये बोला जाए कि किसी को लगेगा किसी को नहीं लगेगा। एडल्ट्स के लिए जब आ गई फाइनली वैक्सीन अप्रूव हो गई तो फिर सबको लगवाई गई, सबको जो है बराबरी से वैक्सीन वगैरह लगाने की अपॉर्चुनिटी दी गई। इसी तरीके तो इसमें एक और चीज आ जाती है, एक तो इक्वल ट्रीटमेंट, सोशल जस्टिस में एक तो आपका इक्वल ट्रीटमेंट की बात आ गई, साथ ही साथ इसमें एक चीज और आ जाती है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरीके का कोई प्रिविलेज नहीं मिलेगा समाज के किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन से होने की वजह से। यानी कि आप ये बोल दो कि आप बहुत धनाढ्य किस्म के आदमी हो और इसलिए आप ये बोलो कि भैया मुझे कुछ अलग से प्रिविलेज चाहिए, ऐसा नहीं होने वाला। सोशल जस्टिस का एक मतलब अगर यह बनता है कि आपके साथ किसी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो सोशल जस्टिस का एक मतलब यह भी बनता है कि भैया आपके साथ किसी तरीके का कोई खास व्यवहार नहीं किया जाएगा, आप किसी तरीके से स्पेशल नहीं है, जिस तरह से दूसरे हैं उसी तरह से आप हैं। यही जो है बराबरी का तकाजा है, यही जो है बराबरी का पैमाना है। तो इसमें ये सोशल जस्टिस का ये भी मतलब बनता है, डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं होगा, कोई सोशल डिस्टिंक्शन नहीं होगा आपका, मगर साथ ही साथ किसी व्यक्ति के साथ में किसी खास तरीके का व्यवहार भी नहीं होगा, सिर्फ चाहे आप वो किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन से बिलोंग करते हो या कुछ भी हो। इस बात को याद रखना, इट मींस एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस बीइंग एक्सटेंडेड टू एनी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। एक तो ये बात हो गई। सोशल जस्टिस का एक और मतलब निकल कर आता है यहां से, वो ये है कि आपके समाज के जो पिछड़े हुए वर्ग हैं, जो बहुत ज्यादा पीछे रह गए हैं, जिनके साथ में अगर हम लोग बाकियों की तरह बराबरी का व्यवहार कर लेंगे तब भी उनकी परिस्थितियां बहुत ज्यादा खराब हैं, उनको बैकवर्डनेस से बाहर लाने के लिए उनके साथ में कुछ अलग तरीके से अगर किया जाता है तो वो भी जो है सोशल जस्टिस का पार्ट आ जाएगा। अब आप बोलोगे कि यार ये क्या बात हुई, एक तरफ आप ये बोल रहे हो कि कोई भी जो है खास नहीं है, सबके साथ बराबरी से ट्रीटमेंट होगा, इसलिए समाज के किसी तबके को अलग से स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा, मगर साथ ही साथ आपने ये भी बोल दिया कि सोशल जस्टिस में एक और चीज आती है कि आपके समाज के जो बैकवर्ड क्लासेस उनकी कंडीशंस को इंप्रूव करने के लिए काम भी किया जाएगा। यानी कि अगर आपको बैकवर्ड कंडीशंस को इंप्रूव करना है तो फिर आपको उनको अलग से कुछ ना कुछ प्रिविलेजेस तो देना पड़ेंगी। तो फिर एक जगह आप ये कह रहे हो कि सोशल जस्टिस का मतलब होता है कि प्रिविलेज नहीं दी जाएगी किसी को, कोई अलग से आप स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दोगे, दूसरी जगह पे उनकी परिस्थितियां ठीक करने के लिए उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। तो यहां पर लॉजिक समझना जरूरी है कि कुछ ऐसी परिस्थिति, एक आप ये वाली, इसको आप ऐसे समझें, एक व्यक्ति है जो एकदम फिट है, फाइन है, बढ़िया तरीके से एक्सरसाइज वगैरह कर रहा है, अच्छा खाना खाता है, सारी चीजें एकदम स्वस्थ है। एक व्यक्ति है जिसको ना ढंग से खाना मिलता है, ना ढंग से पोषण मिला कभी जिंदगी भर, ठीक है, ना उसको अच्छी शिक्षा मिली और बाकी, तो उसकी स्थिति वगैरह जो है बहुत ज्यादा खराब है। अब वो दोनों व्यक्तियों के साथ में अगर आप बराबरी से भी ट्रीटमेंट करोगे तो क्योंकि एक व्यक्ति का आपका लालन पालन पोषण वगैरह सब अच्छे से किया गया है तो वो उस बराबरी के ट्रीटमेंट में भी एडवांटेजियस पोजीशन में रहेगा, और जो व्यक्ति पहले से बुरी स्थिति में था, क्रॉनिकली बीमार था, कमजोर था, जिसको बचपन से ही काफी सारी चीजें नहीं मिली, उसको वो बराबरी के ट्रीटमेंट में भी वो पिछड़ जाएगा, पीछे की तरफ ही रहने वाला है। इसलिए उसको आगे लाना जरूरी है, तो उसको स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, उसको हॉस्पिटल भेज के ग्लूकोज की बोतल चढ़वानी पड़ेगी, उसको जो है अलग से आपको एडिशनली कुछ ना कुछ देना पड़ेगा ताकि उसके स्वास्थ्य में जो क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाए और वो सामने जो दूसरा बंदा है जिसकी बचपन से अच्छी खिलाई पिलाई की गई है उसके जैसी अच्छी स्थिति में आए। तो इस तरीके, यही लॉजिक के बेसिस पे समझिए कि आपके समाज के वो तबके जो काफी पिछड़े रह गए हैं, जिनको आज बराबरी से भी ट्रीट कर लिया जाए तो भी उनकी परिस्थितियां ठीक नहीं रहने वाली, तो भी उनके साथ में एक तरीके से वो उस तरीके से जो है कंपीट नहीं कर पाएंगे, उनको आगे लाने के लिए उनके साथ में अगर कुछ एडिशनल करना पड़ रहा है तो ये सोशल जस्टिस के खिलाफ नहीं जाता, बल्कि ये सोशल जस्टिस के तकाजे को पूरा करता है। और यही चीज आपकी महिलाओं के साथ में है कि महिलाओं का, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से अगर आप देखेंगे, कम से कम 500-700 सालों का जो इतिहास भारत का रहा है उसमें अगर आप देखेंगे महिलाओं की जो परिस्थितियां रही हैं, इनको आगे बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इनके लिए भी अगर एडिशनल कुछ करना पड़ता है तो आप ये नहीं बोल
बोल सकते कि आपने तो बोला था कि भाई लिंग के आधार पर या सेक्स के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, मगर आप महिलाओं के लिए तो ये सारी चीजें कर रहे हो, पुरुषों के लिए नहीं कर रहे हो। वजह क्या है? ऐतिहासिक रूप से महिलाएं पिछड़ी रह गई हैं। तो महिला पुरुषों के बीच में अगर बराबरी से भी ट्रीटमेंट कर लिया जाए, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से महिलाएं पीछे रह गई हैं, वो बराबरी से ट्रीट होने के बाद में भी पिछड़ी रह जाएंगी, वो फायदा नहीं उठा पाएंगे। इसलिए उनको आगे लाने के लिए जरूरी हो जाता है कि उनको एडिशनली कुछ ना कुछ और बेनिफिट्स वगैरह दिए जाएं, इसलिए ये चीज जो है की जाती है। चलें, तो ये जो है आपका सोशल जस्टिस वगैरह को इस तरह से डिस्क्राइब किया जाता है, सोशल जस्टिस को इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, तब और डिटेल में देखेंगे। सोशल जस्टिस के बाद में दूसरा जस्टिस आता है इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस डिनोट्स द नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स। यानी कि इकोनॉमिक जस्टिस क्या बोलता है? आप आर्थिक आधार पर लोगों के बीच में किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। आप ये नहीं कर सकते कि कोई अंबानी है तो उसको अलग तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, कानून की नजरों में बात कर रहा हूं, और कोई एक सामान्य आदमी है तो उसको आप उस तरह से बहुत बुरी तरह से ट्रीट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते। कानून की नजर में हर आदमी बराबर है, शासन प्रशासन की नजर में हर व्यक्ति जो है बराबर है, हर व्यक्ति जो है वो उसके साथ में आपको एक जैसा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। आप किसी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते सिर्फ आर्थिक आधार पर। पहली चीज। इकोनॉमिक जस्टिस का एक और मतलब बनता है कि आपके समाज के जो अलग अलग तबके हैं, इनके बीच में जो भयंकर इनइक्वालिटीज आपको देखने को मिल रही हैं, वेल्थ के फॉर्म में, आपके इनकम के फॉर्म में और प्रॉपर्टी के फॉर्म में, इन इनइक्वालिटीज को आपको खत्म करना है। भारत में इस तरीके के भयानक पैराडॉक्सेस आपको देखने को मिलते हैं कि कोई आदमी सोने की थाली में खाना खा रहा है, किसी के पास में खाने के लिए कुछ नहीं है और वो भूखे पेट सो रहा है। भारत में इस तरीके के पैराडॉक्सेस आपको देखने को मिलते हैं। तो इतनी भयानक जो आपको दोनों कॉन्ट्रास्ट देखने को मिल रहा है, एक आदमी एकदम मस्त जिंदगी जी रहा है, एकदम सब कुछ बढ़िया है, मैकडी में जाता है, सारी चीजें, एक आदमी है जिसके पास में 2 वक्त का खाने को नहीं है। इतना ज्यादा जो डिस्क्रिमिनेशन, इतना ज्यादा जो आप ये कह सकते हैं डिफरेंस है, इतना ज्यादा जो आपकी इनइक्वालिटीज हैं, इनको दूर करना। वो जो बंदा है जिसके पास खाने को ही नहीं कुछ है, उसको इस तरह से आगे लाना, उसको ऐसे मौके देना कि भाई वो भी जो है समाज में उठ सके और एक सम्मान की जिंदगी जी सके। चलें ठीक है, सोने की थाली तक ना पहुंच पाए कोई बात नहीं, मगर अपना जीवन खत्म होते होते इस लेवल तक तो पहुंचे कि एक डिग्निफाइड परिस्थिति में आए। जैसी भयानक स्थितियों में आज जी रहा है, उससे निकल कर एक ठीक ठाक जिंदगी जीना शुरू करे। उसके लिए फिर जो सारी चीजें की जाती हैं वो भी इकोनॉमिक जस्टिस में आ जाता है। तो याद रखना है, इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब क्या? आर्थिक आधार पर दो लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। किसके द्वारा? शासन के द्वारा, स्टेट के द्वारा। दूसरी चीज क्या? या कानून वगैरह के द्वारा। दूसरी चीज क्या? कि भाई ये जो भयानक पैराडॉक्सेस हैं, इस तरीके के भयानक कॉन्ट्रास्ट हैं कि एक आदमी जो है दुनिया का तीसरा सबसे अमीर आदमी भी हिंदुस्तान से, और हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मात्रा में जो है आपको गरीब वगैरह भी देखने को मिलते हैं। करोड़ों के नंबर्स जो है, करोड़ों की संख्या में गरीब आज भी आपके देश में पाए जाते हैं। तो इतने पैराडॉक्सेस जो हैं, इनको पाटना है, इतनी जो आपकी दूरियां हैं, इनकम हो गई, प्रॉपर्टी हो गई, वेल्थ में जो इतना ज्यादा आपकी इनइक्वालिटीज है, इनको दूर करना है। अब ये जो सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस है, दोनों की बात हमने कर ली। सामाजिक तौर पर भी आपको उत्थान करना है, आर्थिक तौर पर भी आपको उत्थान करना है। ये सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस को जब आप जोड़ देते हो, तब जो चीज निकल कर आती है उसे बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। इस चीज को डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कहा जाता है। याद रखिएगा, सवाल पूछा गया है। कॉम्बिनेशन ऑफ सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस जो है उसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। चलें आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों ने अभी तक 2 बातें कर ली हैं आपकी। हमने ये देख लिया कि भाई आपके 3 तरीके के जस्टिस देने की बात की गई है प्रियम्बल में, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल और इकोनॉमिकल जस्टिस हम लोगों ने देखकर खत्म किए हैं। अब नेक्स्ट जो है पॉलिटिकल जस्टिस, इसका क्या मतलब है? पॉलिटिकल जस्टिस इंप्लाइज दैट ऑल द सिटीजन शुड हैव इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, इक्वल एक्सेस टू ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड इक्वल वॉइस इन द गवर्नमेंट। तो पॉलिटिकल जस्टिस का क्या मतलब निकल कर आता है कि भारत के जितने भी नागरिक हैं, सबको बराबरी से पॉलिटिकल राइट्स मिलेंगे। पॉलिटिकल राइट्स का मतलब क्या होता है? आपको बराबरी से वोट डालने का अधिकार मिलेगा, एक व्यक्ति को एक वोट डालने का अधिकार मिलेगा। अगर आप पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहते हो, बना सकते हो। इलेक्शन लड़ना चाहते हो, खड़े हो सकते हो। अगर आप एलिजिबिलिटी वगैरह सेटिस्फाई करते हो तो बिल्कुल हो सकते हो। आप अगर जीत जाओ तो फिर आप वो पॉलिटिकल पद जो है वो ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। ये सारे के सारे राइट भारत के हर नागरिक को मिले हुए हैं। यानी कि आपके पास में बराबरी का मौका है पॉलिटिकल राइट्स में, वोट वगैरह डालने के नाम पर, आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के नाम पर, पॉलिटिकल ऑफिसर्स वगैरह के लिए आप अगर लड़ना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। सरकार में आपको बराबरी की वॉइस वगैरह जो है कानूनी तौर पर दी गई है, और ये जो है पॉलिटिकल जस्टिस को बताता है। अब ये जो पॉलिटिकल जस्टिस है, या फिर ये जो सोशल जस्टिस है, ये जो इकोनॉमिक जस्टिस है, ये जो तीनों तरीके के जस्टिस हैं जो हमने उठाए हैं और प्रियम्बल में डाले हैं, ये पूरा का पूरा जो आइडिया है, इसको रशियन रिवॉल्यूशन से उठाया गया था। रशियन रिवॉल्यूशन जो 1917 में हुआ है, उसने ये सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस का कंसेप्ट हमको दिया है, जिसको हम लोगों ने अपने संविधान में शामिल किया है। चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो अपना वर्ड आता है उसका नाम है
है लिबर्टी। अब लिबर्टी का क्या सेंस बनता है उसके बाद, या फिर लिबर्टी का प्रियम्बल में क्या मतलब बनता है, वो अब हम लोग देखेंगे। ये जो टर्म लिबर्टी है इसका मतलब क्या है, या प्रियम्बल में लिबर्टी शब्द जो इस्तेमाल किया गया है इसका क्या सेंस बनता है, जरा हम इसको समझते हैं। लिबर्टी का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स ऑन द एक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल। मतलब ये कि एक व्यक्ति क्या कर सकता है या क्या नहीं कर सकता, वो क्या करना चाहता है क्या नहीं करना चाहता, इसके ऊपर किसी तरीके का कोई रिस्ट्रेंट नहीं लगा हुआ है। आप जैसा चाहें वैसा रह सकते हैं, जैसे चाहें वैसे अपनी जिंदगी को जी सकते हैं, आपको पूरी आज़ादी है। आप ये करेंगे यानी कि आपके लिए ये डूज हैं, और आप ये नहीं करेंगे यानी कि ये आपके लिए डोंट्स हैं। इस तरीके की व्यवस्था नहीं है। आपको जैसे जिंदगी जीनी है पूरी तरह से आप जी सकते हैं। आपका शासन प्रशासन जो है, राज्य जो है, आपका जो स्टेट है, वो आपकी निजी जिंदगी में दखलंदाजी नहीं करेगा। ये लिबर्टी का मतलब होता है। साथ ही साथ इसमें एक और चीज होती है कि एक तो आप अपनी जिंदगी जैसे जीना चाहें जी सकते हैं, हम अपनी तरफ से कोई आपके ऊपर निषेध या कोई रिस्ट्रेंट नहीं लगाएंगे कि आप ये करोगे और ये नहीं करोगे, पहली चीज। दूसरी बात यह है कि साथ ही साथ स्टेट अपनी तरफ से इस तरीके की व्यवस्था करेगा, इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगा कि एक व्यक्ति का सर्वांगीण डेवलपमेंट हो सके। इंडिविजुअल आपके जो व्यक्ति हैं उनके पूरे ओवरऑल डेवलपमेंट वगैरह में जो है अच्छे फैसिलिटेशन हो सके, वो पूरा अपना ओवरऑल डेवलपमेंट अचीव कर सके, अपनी पर्सनालिटी के हर एक एस्पेक्ट को जो है एकदम निखार कर ला सके। इसके लिए स्टेट बकायदा अपनी तरफ से पूरी कोशिशें करेगा। तो लिबर्टी का अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिबर्टी का जो मतलब या जो सेंस बनता है, पहला क्या है, जैसे रहना चाहते हो रहो, जैसे जीना चाहते हो जियो, जो अच्छा लगता है करो, जो नहीं लगता मत करो, खुश रहो, मजे में रहो, बढ़िया रहो, जैसी जिंदगी जीना चाहते हो जियो। राज्य अपनी तरफ से हंटर लेके आपके पीछे पीछे नहीं दौड़ेगा कि ये करोगे और ये नहीं करोगे, पहली चीज। दूसरी बात ये कि राज्य अपनी तरफ से ये पूरी कोशिश करेगा कि इस तरीके की व्यवस्थाएं बनाए कि आपको पूरी मुकम्मल अपॉर्चुनिटीज मिले आपके सर्वांगीण डेवलपमेंट के लिए, आपके पूरी की पूरी ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप हो सके, हर एक इंडिविजुअल को जो है पूरा मौका मिल सके कि वो इंसानी जीवन के जितने आपके फैकल्टीज हैं, जितनी आपकी क्षमताएं हैं, सबको जो है वो पूरी तरीके से रियलाइज कर सके। इसकी व्यवस्था करने की कोशिश, या इसकी व्यवस्था के लिए जो अपॉर्चुनिटीज वगैरह प्रोवाइड करनी है, इसके लिए पूरी कोशिश आपके राज्य को करनी है। भारत का प्रियम्बल क्या बोलता है कि हम अपने हर नागरिक को लिबर्टी देंगे, और किस किस तरीके की लिबर्टी देंगे, थॉट की लिबर्टी देंगे, एक्सप्रेशन की लिबर्टी देंगे, बिलीफ की लिबर्टी देंगे, फेथ की लिबर्टी देंगे, वर्शिप की लिबर्टी देंगे। और ये सारी की सारी लिबर्टी देने के लिए हमने कुछ प्रावधान किए हैं। प्रावधान क्या किए हैं, फंडामेंटल राइट्स का या फिर आपके जो मौलिक अधिकार हैं उनका प्रावधान हमने किया है, जिनको कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स करवाया जा सकता है अगर कोई इनका वायलेशन करने की कोशिश करता है। और इसके तहत हमने ये इंश्योर किया है कि आदमी जो है उसको पूरी आजादी रहे, जो आपका नागरिक है, जो चाहे वो सोचे, जो चाहे वो बोले, जिस चीज पर चाहे उस पर भरोसा करे, जिस चीज में, जिस रिलीजन में चाहे उसमें माने, जिस पे चाहे उसकी पूजा करे। ये सारी की सारी आजादियां आपको लिबर्टी के तहत दी गई हैं और फंडामेंटल राइट्स के तहत इसके प्रावधान किए गए। अब अगर सरकार ने कोई हरकत करी कि इनमें से कोई लिबर्टी आपकी छीनी जाए, या किसी और ने कोई हरकत करी कि इसके आपकी कोई लिबर्टी वगैरह में दखल अंदाजी हो, तो फिर कोर्ट बैठे हुए हैं, कोर्ट चले जाइए और वो बाकायदा फिर जो है जो भी इस तरीके की हरकतें कर रहा है उनके पीछे, उनके ऊपर कार्रवाई करेगा, डंडा चलाएगा उन पर, और आपको आपके हिसाब से जीने का मौका मिलेगा। तो ये जो है भारत का संविधान इस तरीके से लिबर्टी को, भारत का जो प्रियम्बल है वो बोलता है कि आपको इस तरीके की लिबर्टी मिलेगी, और भारत के संविधान में इस तरीके की लिबर्टी को देने के लिए फंडामेंटल राइट्स के तहत में बहुत सारे प्रोविजंस वगैरह किए गए। अब लिबर्टी एज एलाबोरेटेड इन द प्रियम्बल इज वेरी एसेंशियल फॉर द सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम। अब इसमें कोई शक की बात नहीं है, लोकतंत्र का मतलब ही आजादी होती है, लोगों को पूरी तरीके से जो है आपने अपने हिसाब से जिंदगी वगैरह देने की पूरी छूट दे रखी है, और वो तभी हो सकता है जब उनको अच्छे से लिबर्टी वगैरह प्रोवाइड करी जाए। अगर आप अच्छे से उनको लिबर्टी प्रोवाइड नहीं करेंगे तो फिर आपका जो देश है सही मायनों में उसका जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो सक्सेसफुली चल नहीं सकता। अब इतनी बात कर ली तो इसका यह भी मतलब नहीं है कि लिबर्टी के नाम पर आप कुछ भी करो। अगर आपको यह बोला है कि भाई लिबर्टी है तुम्हें कि तुम जो चाहो वो काम करो, जो चाहो वो प्रोफेशन या जो चाहो वो धंधा अपनाओ, और पता चला कि आपने जाके चरस बोना शुरू कर दिया, आपने ड्रग्स का बिजनेस शुरू कर दिया, ऐसा भी नहीं है। यह बात भी अपने को ध्यान रखनी है कि यह नहीं है कि आपको जैसे आपका संविधान बोलता है कि जैसी जिंदगी जीना चाहो आप जी सकते हो, जिस तरीके के बिजनेस या प्रोफेशन में आप उतरना चाहो उतर जाओ, तो आपने पता चला कि पाब्लो एस्कोबार को अपना आइडियल बना लिया और आपने ड्रग्स बेचना शुरू कर दिया। ऐसी भी हरकतें नहीं करी जा सकती, इस बात का भी अपने को ध्यान रखना है। लिबर्टी का मतलब यह नहीं है कि आपको लाइसेंस मिल गया है कि आप जो करना चाहोगे वो करोगे। कॉन्स्टिट्यूशन ने साथ ही साथ कुछ आपके दायरे भी बनाए हैं जिन दायरों के तहत में आपको अपनी लिबर्टी एंजॉय करना है। अब आप ये बोल सकते हो कि साहब ये क्या बात हुई, आप एक तरफ बोल रहे हो कि जो
मर्जी आ रही है वो करो, वो लिबर्टी है आपको। मगर फिर आपने ये भी बोल दिया कि इसका ये भी मतलब नहीं है कि आप क्यों लाइसेंस में लिया है कि आप कुछ भी कर जाओगे अपनी मनमर्जी का। एक सर्टेन लिमिट है, एक दायरा बनाया गया संविधान के द्वारा, उसी दायरे में आपको इसका इस्तेमाल करना है। तो ये कैसी लिबर्टी हुई? तो इसका जवाब यह है कि देखिए, आपकी आजादी वहीं तक है जहां तक दूसरों को तकलीफ नहीं हो रही है। आप आजादी के नाम पर यह नहीं कर सकते हैं कि दूसरों को तकलीफ पहुंचाएं या दूसरों को परेशान करें, या इस तरीके से नहीं कर सकते हैं कि सोसाइटी जो है उसके लिए एक नासूर बन जाए, सोसाइटी के लिए खतरा बन जाए। आपको अपनी बढ़ोतरी के लिए, अपने विकास के लिए, बाकी सारी चीजों के लिए बराबरी का मौका मिलेगा, पूरा पूरा मौका मिलेगा, बराबर से मौका मिलेगा। मगर यह भी नहीं करने दिया जाएगा कि दूसरों की जिंदगी आप जो है दूसरों का जीना जो है वो आप मुश्किल कर दें या परेशानियां क्रिएट कर दें। एक एग्जांपल लेते हैं, आपको बोलने की आजादी है, आपको बोलने की आजादी है, पर इसका यह भी मतलब नहीं है कि आप किसी को गालियां बकेंगे, है कि नहीं है? आपको बोलने की आजादी है, आप किसी को क्रिटिसाइज करना चाहते हैं, उसका यह मतलब थोड़ी ना कि आप उसे गालियां वालियां देंगे। आप सही मर्यादित शब्दों में अपनी बात को रखें। ये जो है ये लिबर्टी का आपका डिफाइंड दायरा है कि आपको बोलने की पूरी आजादी है, सोचने की पूरी आजादी है, एक्सप्रेशन की पूरी आजादी है, बट गाली नहीं बक सकते आप। ये क्योंकि एक सामाजिक दायरा है, कुछ आपके सर्टेन चीजें हैं जो एक सिविलाइज सोसाइटी बनाते हैं, तो उसका ध्यान रखना है। इसी तरह से आप जो चाहे वो प्रोफेशन अपना सकते हैं, पर इसका यह भी मतलब नहीं है कि आप वो प्रोफेशन अपनाएंगे जो इलीगल है, या फिर वो प्रोफेशन अपनाएंगे जिससे समाज को नुकसान हो रहा है। पता चला वही पाब्लो एस्कोबार या ड्रग्स वाला एग्जांपल कि आपने, या फिर आप कोई और एग्जांपल इस तरीके का उठा लेते हैं कि आपको कोई भी धंधा करने की छूट दी गई, कोई भी प्रोफेशन अपनाने की छूट दी गई, आपने वो धंधे करना शुरू कर दिए जिससे लोगों का नुकसान हो रहा है, जो गैर कानूनी है। ऐसा भी नहीं है, उसके लिए फिर आपको ऑब्वियस सी बात है सजा मिलेगी। अब ये भी नहीं है कि आपको जो है, अगर ये आजादी मिली है कि आप इंजॉयमेंट कर सकते हैं, तो आप रात को 2 बजे तेज तेज म्यूजिक बजाना शुरू कर दें और सारे सोसाइटी या मोहल्ले को उठा दें उनकी, क्योंकि आपकी लिबर्टी का यह मतलब नहीं है कि आप दूसरों को न्यूसेंस देंगे। अगर आपको ये लिबर्टी है कि आप म्यूजिक सुन सकते हैं, तो दूसरों को भी लिबर्टी की रात को चैन से सो सकते हैं। तो आप म्यूजिक इतना सुन सकते हैं कि आपके कानों तक आए, आप एंजॉय करें, मस्त रहें, मजे में रहें। मगर इसका ये भी मतलब नहीं कि 2 बजे आप एकदम हाई आपका वॉइस में स्टीरियो बजाना शुरू कर देंगे और इस तरीके की हरकतें वगैरह करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझना इस बात को, लिबर्टी है, पूरी आजादी है कानूनी रूप से, जो आप करना चाहते हो करो, मगर लिमिटेशंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस हैं, और वो सही ग्राउंड्स पर हैं, वाजिब आधार पर हैं। ये नहीं है कि कानूनी तौर पर आपसे बोला है कि ये कर सकते हो, वो नहीं कर सकते क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, ऐसे पसंद नहीं है। जो लॉजिकल बेसिस पर, ह्यूमन सेंस के, ह्यूमन लॉजिक के बेसिस पर जो बातें ठीक नहीं है, उनके लिए जो है बोला गया है कि वो आपको करना, वो नहीं करना है, वो निषेध है, बाकी आपको पूरी आजादी है। तो ब्रीफ में हम लोग ये कह सकते हैं कि लिबर्टी कंसीव्ड बाय द प्रीएम्बल और द फंडामेंटल राइट इज नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। तो एक तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं कि आपको लिबर्टी है, मगर अनडशंट लिबर्टी भी नहीं है, उसके ऊपर कुछ आपके लिमिटेशंस लगे हुए हैं, कुछ जगहों पे आपके टर्म्स एंड कंडीशंस उस पर लागू होते हैं। अब ये जो आइडियल्स हैं लिबर्टी के, इक्वालिटी के, फ्रेटर्निटी के, जो हमारे प्रीएम्बल में लिए गए हैं, ये सारे के सारे आइडियल्स वगैरह आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से उठाए थे। 1789 से 1799 के बीच में हुई थी ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के तहत। अल्टीमेटली ये सारे आपके आइडियाज वगैरह लिबर्टी और बाकी सारी चीजों के निकल कर आए थे। कई सारे देशों ने इनको अडॉप्ट किया, फिर बाद में हम लोगों ने भी जो सन 1800 से 1900 और 1900 से 1947, लगभग 148-149 ईयर्स के बाद में ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का कंसेप्ट है लिबर्टी और बाकी सारी चीजों का, ये हम लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया था। चले आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड जो है वो आता है इक्वालिटी। अब हम लोग इक्वालिटी के बारे में बात करेंगे कि इक्वालिटी शब्द जो है प्रीएम्बल में, इसका क्या सेंस बनता है, ये क्या लॉजिक बनाता है, इसका क्या मतलब है, इसको हम लोग देखेंगे। चले, जो अपना नेक्स्ट जो टर्म आता है वो है इक्वालिटी। इक्वालिटी का अगर आप शाब्दिक अर्थ देखें तो वो होता है बराबरी। यहां पर हमारे प्रीएम्बल में इक्वालिटी को जिस सेंस में इस्तेमाल किया गया वो हम लोग अब देखते हैं। द टर्म इक्वालिटी मीन्स द एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज टू एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड द प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल इंडिविजुअल्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। मतलब यह कि भारत के संविधान में, भारत के संविधान की प्रस्तावना या प्रीएम्बल में जो इक्वालिटी शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो दो सेंस बनाता है। पहला तो यह कि भारत के समाज के किसी भी सेक्शन को, किसी भी वर्ग को किसी भी तरीके का कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलने वाला, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलने वाला। सारे जो आपके समाज हैं, समाज के अलग अलग वर्ग हैं, तबके हैं, सबके साथ में बराबरी का ट्रीटमेंट होगा, पहला। एंड दूसरा, प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल इंडिविजुअल्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि आपके जितने भी इंडिविजुअल्स वगैरह हैं, जितने भी लोग वगैरह हैं, सबको बराबर से अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और उनके बीच में किसी भी तरीके का भेदभाव अपॉर्चुनिटीज वगैरह देने के मामले में नहीं किया जाएगा या फिर नहीं किया जा सकता। आपका जो प्रीएम्बल है वो क्या बोलता है कि भारत के हर नागरिक को भैया इक्वालिटी मिलेगी स्टेटस की और अपॉर्चुनिटी की। वही बात यहां पे कही गई है, यानी कि आपको
किसी व्यक्ति के से ना ऊपर रखा जाएगा, ना आपको किसी व्यक्ति से नीचे रखा जाएगा। आप सबको बराबरी से ट्रीट किया जाएगा और आप लोगों को अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो सबको बराबर से मिलेगी। ये नहीं है कि किसी को आपने एडवांटेज दे दिया, किसी को आपने डिसएडवांटेज कर दिया, ऐसा नहीं होने वाला। अब ये जो प्रोविजन है, ये जो आपने बोला है कि भाई इक्वालिटी हमें देना है स्टेटस की और अपॉर्चुनिटी की, तो जब ये स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की आप इक्वालिटी देने की बात करते हो तो इक्वालिटी के 3 डायमेंशंस होते हैं, वो तीनों के तीनों डायमेंशंस इसमें कवर हो जाते हैं। पहली होती है आपकी सिविक इक्वालिटी, दूसरी होती है पॉलिटिकल इक्वालिटी और तीसरी होती है इकोनॉमिक इक्वालिटी। सिविक इक्वालिटी का मतलब यह होता है कि समाज में आप किस तरीके की बराबरी दे रहे हो हर एक व्यक्ति को या समाज के हर एक तबके को। पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब राजनीतिक तौर पर आप किस तरह से इक्वालिटी वगैरह दे रहे हो, सबको इलेक्शन लड़ने का बराबर से हक है, पॉलिटिकल पार्टी बनाने का हक है, आपका जो जीत गए तो फिर सीएम पीएम प्रेसिडेंट सब बनने का हक है। और तीसरा इकोनॉमिक की भाई सबको आर्थिक तौर से आगे बढ़ने की बराबरी के मौके मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। इक्वालिटी के 3 डायमेंशंस होते हैं और ये तीनों के तीनों डायमेंशंस जो हैं हमारे प्रीएम्बल में कवर किए गए हैं। जब हम लोग बोलते हैं स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी तो आपका सिविक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्टेटस की बात होती है, सिविक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी की बात होती है। ये सारे के सारे डायमेंशंस वगैरह इसमें कवर किए जाते हैं। आप भारत के संविधान में कई सारे प्रावधान किए गए और उन प्रावधानों की मदद से बेसिकली ये जो सिविक इक्वालिटी है इसको इंश्योर किया जाता है। फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे तब डिटेल में और देखेंगे, मगर सिर्फ अभी जो प्रोविजंस हैं उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि उनके नाम वगैरह देख लेते हैं, कौन कौन से प्रोविजन है वो देख लेते हैं, जिससे हमको समझ में आएगा कि सिविक इक्वालिटी किस तरह से समाज में किस तरीके से बराबरी का प्रावधान किया गया। फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में आर्टिकल 14 में जो पहला आपका फंडामेंटल राइट है वो बोलता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, यानी कि कानून के सामने सब बराबर हैं, कानून की नजरों में सब बराबर हैं। आप अंबानी हैं, आप अडानी हैं, आप आप कोई और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आप शाहरुख खान हैं, आप आमिर खान हैं, या फिर आप एक सामान्य आदमी हैं जो एक सामान्य जिंदगी जी रहा है, कानून की नजरों में सब बराबर हैं। कानून आपको बराबर से प्रोटेक्ट करेगा और अगर आप एक जैसा अपराध करेंगे तो कानून एक जैसी बराबर की सजा देगा। ये सिविक इक्वालिटी का ये आपका सिविक इक्वालिटी का कंसेप्ट है कि सब बराबर है, कानून की नजरों में सब एक तरीके से ट्रीट किए जाएंगे। ये इक्वालिटी बिफोर द लॉ का जो कंसेप्ट है आर्टिकल 14 में फंडामेंटल राइट में, उसकी मदद से ये इक्वालिटी इंश्योर होती है। इसी तरह से प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 15 में इस बात के ऊपर प्रतिबंध लगाया है कि स्टेट किसी भी व्यक्ति के साथ में डिस्क्रिमिनेशन करे रिलीजन के आधार पर, रेस या फिर नस्ल के आधार पर, कास्ट या फिर आपका सेक्स के आधार पर यानी कि जाति के आधार पर या लिंग के आधार पर या प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर, इनमें से किसी भी आधार पर किसी भी ग्राउंड पर भारत के किसी भी नागरिक के साथ में किसी भी तरीके का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता, यानी कि सबको बराबरी से ट्रीट करना पड़ेगा। तो ये फिर आपका इक्वालिटी का कंसेप्ट आ गया जो फंडामेंटल राइट की मदद से इंश्योर किया जा रहा है। इसके बाद में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सरकारी नौकरियों में सबको बराबरी से मौका मिलेगा। आर्टिकल 16 में यह बात की गई है और इसके तहत में पेपर करवाए जाते हैं। आप भैया अगर आप में दम है तो आप निकाल लीजिए, तो मगर पेपर सबके लिए एक जैसा सेट किया जाता है। ये नहीं है कि किसी के लिए पेपर आसान बनाया जा रहा है, किसी के लिए पेपर जो मुश्किल बनाया जा रहा है और अलग अलग पेपर दिए जा रहे हैं। कॉमन पेपर होता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का और बाकी सारी चीजों का, आप में है तो फिर आप निकाल लें, मगर यहां पर आपको बराबरी से मौका जो है सबको दिया जाएगा। इसी तरह से अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 इंश्योर करता है कि अस्पृश्यता का जो हमारे देश में कह सकते हैं श्राप है जो हजारों सालों से चला आ रहा है, सदियों से जो एक बहुत ज्यादा आपका अस्पृश्यता का एक कंसेप्ट बन गया है, जिसके चलते कुछ लोगों को अछूत माना गया, कुछ लोगों के साथ में डिस्क्रिमिनेशन किया गया, अनटचेबल उनको बोला गया और 50 तरीके के उनके ऊपर सोशल स्टिग्मास डाले गए, हैंडीकैप डाले गए, उनको बहुत एक तरीके से बहुत बुरी जिंदगी कई पीढ़ियों तक जो है जीना पड़ी। ये जो एक पूरा का पूरा आपका कंसेप्ट था जिसके चलते हमारे में ऊंच नीच का भाव आ गया, समाज बुरी तरह से बढ़ गया, ये पूरी की पूरी चीज जो है भारत के संविधान ने बाकायदा बैन कर दी, एबॉलिशन कर दिया है, अनटचेबिलिटी इलीगल कर दी है कि भारत में अब अस्पृश्यता नहीं होगी, मतलब नहीं होगी। ये जो आपने अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया आर्टिकल 17 में, ये अपने आप में एक बहुत पाथ ब्रेकिंग कदम था और इसने जो है अल्टीमेटली सही सेंस में सिविक इक्वालिटी स्थापित की है कि अब कोई कास्ट वास्ट के बेसिस पे किसी के साथ में आपका डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। करता हुआ पकड़ा गया तो उसके बाद जेल जाएगा, सीधी सी बात है, अपराध इसको बना दिया गया। इसके बाद में अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स कर दिया गया। अंग्रेजों के टाइम पीरियड में होता क्या था कि आपको अलग अलग टाइटल मिलते थे, सर की उपाधि दी जाती थी, राय बहादुर, दीवान बहादुर, ये बहादुर, वो बहादुर, फलाना बहादुर, इस तरीके के आपको अलग अलग टाइटल्स दिए जाते थे।
किस बात के आधार पर कि आप अंग्रेजों के साथ में कितने वफादार हो या कितनी उनकी मदद करते हो। तो और ये जो टाइटल्स वगैरह थे, इन टाइटल्स वगैरह के चलते भी कई लोगों ने इनको एक स्टेटस सिंबल बना लिया और प्रिविलेज के तौर पर इस्तेमाल करते थे कि यार हम तो ये फलाने बहादुर हैं, वो बहादुर हैं, अंग्रेजों ने हमको इस उपाधि से नवाजा है और ये दिया वो दिया। इसके चलते भी समाज में कहीं ना कहीं सोशल स्टेटस का डिफरेंस वगैरह जो है क्रिएट किया जाने लगा था अंग्रेजों के टाइम पर। तो इसको भी जो है खत्म कर दिया गया। टाइटल वाइटल अब कोई नहीं लगाता। ये जो आपके बड़े बड़े राय बहादुर, दीवान बहादुर, फलाना बहादुर, ये बहादुर, वो बहादुर, जिले लाई, इस तरीके के जो भी टाइटल्स वाइटल्स से सब खत्म। अब ये टाइटल्स वगैरह जो है अबॉलिश कर दिए गए। फिर क्यों? क्योंकि सबके सब बराबर हैं। टाइटल वाइटल लगा के अपने नाम के साथ में कुछ अपने आप को बहुत ज्यादा हाई फाई फैंसी बताने की हरकत मत करिए। इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई सेंस नहीं बनता। ये आपने नहीं करना है। टाइटल्स वगैरह अबॉलिश कर बकायदा इस चीज को किया गया। अब ये सारे के सारे प्रावधान बेसिकली इक्वालिटी, और इक्वालिटी में भी सिविक इक्वालिटी या फिर समाज में लोगों के बीच में, तबकों के बीच में, समाज के अलग अलग सेक्शंस और स्ट्रेटास के बीच में इक्वालिटी को इंश्योर करवाते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों ने सिविक इक्वालिटी की बात कर ली। नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल इक्वालिटी। पॉलिटिकल इक्वालिटी वगैरह को इंश्योर करवाने के लिए संविधान में कई सारे प्रोविजंस वगैरह डाले गए। दो प्रोविजंस खास तौर पे अपने को पता होने चाहिए, उनके बारे में थोड़ा बात करते हैं। पहला है कि नो पर्सन इज टू बी डिक्लेयर्ड इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन इलेक्टोरल रोल्स ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स। यानी कि आपका जो चुनाव होता है तो चुनाव के पहले जो आपका पूरा का पूरा एक इलेक्टोरल रोल बनता है जिसमें सारे आपके जो भी मतदाता वगैरह हैं उनको ऐड किया जाता है, उनको सबका जो है नाम वगैरह उसमें डाला जाता है। तो आर्टिकल 325 में एक प्रावधान डाला गया है कि किसी भी व्यक्ति का नाम आपका जो मतदाताओं की जो सूची बनती है उसमें सिर्फ इस आधार पर आप जोड़ने से मना नहीं कर सकते कि भाई ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट या सेक्स। रिलीजन के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे या सेक्स के बेसिस पे आप उनके नाम को जोड़ने से मना नहीं कर सकते कि फलाने रिलीजन से हो तो हम ऐड नहीं करेंगे, फलाने कास्ट से हो तो हम ऐड नहीं करेंगे, फलाने रेस से हो तो हम ऐड नहीं करेंगे, पुरुष हो या महिला हो या ट्रांसजेंडर हो तो इसलिए हम लोग ऐड नहीं करेंगे। इन आधारों के बेसिस पे आप इलेक्टोरल रोल में किसी का नाम ऐड करने से मना ही नहीं कर सकते। इससे होगा यह कि सब लोगों को वोटिंग करने का अधिकार मिलेगा और वोट वगैरह का इस्तेमाल डेमोक्रेसी में अल्टीमेट पावर होती है। तो एक तो यह चीज की गई है, इसके तहत आपने पॉलिटिकल इक्वालिटी जो है स्थापित करने की कोशिश करी है या इंश्योर किया है। दूसरा प्रावधान किया है कि इलेक्शंस जो होंगे आपके लोकसभा के और स्टेट की असेंबलीज के, ये होंगे एडल्ट सफरेज के बेसिस पे। यानी कि जो भी आपने एक उम्र डिसाइड कर ली कि भैया इस उम्र में हमारे देश में हर व्यक्ति बालिग हो जाएगा, उसके बाद उस पर्टिकुलर उम्र पर आने के बाद में सबको जो है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, कलर, सेक्स, रेस, रिलीजन आपको वोट करने का राइट देना है। पहले अपने देश में जब संविधान लागू हुआ था तब ये उम्र रखी गई थी 21 साल की, 21 साल से हमारे यहाँ वोट करने का अधिकार मिलेगा। बाद में आपका 1988 में उसको कम कर 18 साल कर दिया गया। तो आज की तारीख में कहानी है 18 साल में हमारे एडल्ट हो जाते हैं बंदे, और 18 साल में आप एडल्ट जैसे ही होते हो तो सबको फिर जो है वोटिंग का अधिकार मिल जाता है। और ये सारे के सारे जो फिर आपके जो लोग हैं ये जब अपने वोटिंग का अधिकार इस्तेमाल करते हैं इसको बोला जाता है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। और इनके फिर वोटिंग वगैरह की मदद से अल्टीमेटली आपके लोकसभा और स्टेट की जो आपके इलेक्शंस होते हैं विधानसभा के, वो कंडक्ट करवाए जाते हैं। आर्टिकल 326 में ये प्रावधान डाला गया। इससे ये होगा कि आपका रिलीजन, रेस, कास्ट, इन सारी बेसिस पर जो है किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। वयस्क हो गए, वोट डालने का राइट आपको मिल गया, आप जिसको वोट देना चाहते हो आप दे सकते हो और अपने पॉलिटिकल या अपने लोकतांत्रिक या अपने डेमोक्रेटिक राइट का इस्तेमाल आप कर सकते हो। इसके अलावा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है स्टेट पॉलिसी के, जिसको हिंदी में हम लोग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बोलते हैं, बाद में पूरा एक चैप्टर हमको डिटेल में पढ़ना है इसके बारे में। आर्टिकल 39 में उन्होंने इंश्योर किया है कि आपके मेन और वुमेन जो हैं उनको इक्वल राइट मिले फॉर टू एन एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड एंड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। यानी कि पहली चीज आपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल में यह बोली है कि आपको हर आदमी को और हर एक महिला को, आपका चाहे पुरुष हो चाहे कोई महिला हो, सबको आपको बराबर से एडिक्वेट राइट देने हैं आपके एम्प्लॉयमेंट वगैरह की। अगर काम या मजदूरी दी जा रही तो फिर ये नहीं होगा कि पुरुषों को दे दोगे और महिलाओं को मना कर दोगे, या अगर महिलाएं कम पैसों में काम कर रही तो महिलाओं को जो है आपने बोल दिया कि चलो तुम काम कर लो, पुरुषों को मना कर दिया। आपको बराबरी से जो है सबके लिए एम्प्लॉयमेंट वगैरह के देना है और सबके पास बराबरी का राइट है लाइवलीहुड वगैरह कमाने का। दूसरी बात यह कि आप ये नहीं बोल सकते कि भैया तुम महिला हो तो तुम्हें मैं कम पैसे दूंगा, पुरुष को जो है ज्यादा पैसे दूंगा। अगर आप एक जैसा काम करा रहे हैं तो फिर महिला हो या पुरुष हो
आप उनको पेमेंट भी जो है फिर एक जैसी करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि पहले ऐसा होता नहीं था। जनरली महिलाओं को जो है या तो पैसे दिए ही नहीं जाते थे या फिर कम पैसे दिए जाते थे और इस तरीके की चीजें होती थी। अब ये सब खत्म हो गया है। अगर आपके देश में एक जैसा काम करवा रहे हो, चाहे महिला से करवाओ चाहे पुरुष से करवाओ, डजंट मैटर, पेमेंट फिर सबको बराबर करना पड़ेगा, उसमें फिर किसी भी तरीके से कमी नहीं कर सकते। तो दो प्रावधान कर आपने पॉलिटिकल इक्वालिटी वगैरह यहां पर भी स्थापित करी है कि महिला और पुरुष कोई भी हो, दोनों को बराबरी से इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी एम्प्लॉयमेंट के लिए, काम वगैरह करने के लिए। और दूसरी चीज क्या है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट है, वो ये है कि अगर आप बराबर काम कराओगे, एक जैसा काम कराओगे, एक जैसी परिस्थितियों में करवाओगे, तो एक जैसा पैसा दोगे, चाहे महिला हो या पुरुष हो, फिर उसमें जेंडर बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। ये जो है आपका पॉलिटिकल इक्वालिटी वगैरह स्थापित करने के लिए कुछ प्रोविजंस वगैरह डाले गए। अब इक्वालिटी के बाद में लास्ट जो आपका जो टर्म है जो हमको डिस्कस करना है वो है फ्रैटर्निटी, जिसको अगर आप इसका जो लिटरल सेंस देखें तो वो ब्रदरहुड होता है, या फिर आपका आपस में जो भाईचारा है उसके लिए फ्रैटर्निटी वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहां किस सेंस में इस्तेमाल किया गया है हम उसको देखते हैं। चलें, फ्रैटर्निटी का लिटरल मतलब जो मैंने आपको बताया था कि भाई भाईचारा या ब्रदरहुड के लिए हम लोग फ्रैटर्निटी वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, उसी सेंस में इसको यहां पर इस्तेमाल किया गया है कि फ्रैटर्निटी का मतलब होता है सेंस ऑफ ब्रदरहुड। कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि भाई आप सब लोगों के बीच में जो है किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं है, आप सब लोगों के बीच में एकदम इक्वालिटी का ट्रीटमेंट है। और कॉन्स्टिट्यूशन में और भी काफ़ी सारे प्रोविजंस वगैरह किए गए हैं जिसके तहत कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये जो भावना है फ्रैटर्निटी की या जो ब्रदरहुड की भावना है इसको बढ़ाने की कोशिश करता है। इसके लिए जो सबसे पहला जो प्रयास है आपको जो होता हुआ समझ में आता है वो ये है कि भारत के हर नागरिक को एक ही सिटीजनशिप दी गई है। आप किसी रिलीजन से बिलोंग करते हो, किसी कास्ट से हो, किसी क्रीड से हो, किसी सेक्स के हो, आप किसी क्षेत्र से बिलोंग करते हो, डजंट मैटर, मगर आपको सिंगल सिटीजनशिप दी गई है। और वो कौन सी सिटीजनशिप है? वो आपकी इंडियन सिटीजनशिप है। ये एक बात बताती है कि आप सब लोग जो हैं एक हैं, आप सब लोगों में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया। तो उसके चलते कहीं ना कहीं एक तरीके की फीलिंग ऑफ फ्रैटर्निटी जो है आपको अपने बीच में रखनी है, इनकलकेट करनी है। कॉन्स्टिट्यूशन आप में किसी तरीके का भेदभाव नहीं करता, आपने भी अपने अंदर किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं करना। आप सबसे पहले इंडियन है, उसके बाद कोई और चीज आती है, और ये चीज आपकी सिंगल सिटीजनशिप से स्थापित होती है। तो इस तरीके से जो है आपका फ्रैटर्निटी वगैरह को का बढ़ावा देना या फ्रैटर्निटी वगैरह का प्रचार प्रसार करना भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस में शामिल है। ये आपको प्रीएम्बल में फ्रैटर्निटी वर्ड से समझ में आता है। साथ ही साथ अब इस चीज को और ज्यादा बढ़ाने के लिए आपने फंडामेंटल ड्यूटीज वगैरह में एक आर्टिकल है 51 है, इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज वगैरह लिखी हुई है। इसमें बकायदा एक फंडामेंटल ड्यूटी है कि ये भारत के हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि आपने भैया इंडिया में हार्मनी और स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड जो है भारत के सारे नागरिकों के बीच में प्रमोट करनी है। आपका जो धार्मिक, लिंग्विस्टिक और रीजनल और सेक्टेरियन और जो सेक्शनल आपकी जो डाइवर्सिटीज वगैरह हैं, रीजनल, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, रीजनल और आपका जो सेक्शनल डाइवर्सिटीज है, सबको एक तरफ रखते हुए आपको एक इंसान को पहले एक इंसान मानना है, अपना भाई मानना है, अपना एक फेलो सिटीजन मानना है। इनके बीच में किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन आपने नहीं करना है। प्रीएम्बल अब ये जो डिक्लेयर करता है कि भाई अब ये सारी बातें तो फ्रैटर्निटी वगैरह को प्रमोट वगैरह करने के लिए प्रावधान हम लोगों ने देख लिए। अब प्रीएम्बल जो है वो ये बोलता है कि फ्रैटर्निटी जो है ये दो चीजें एश्योर करती है। पहला तो एक इंडिविजुअल व्यक्ति की डिग्निटी और दूसरा यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। इसमें ये जो इंटीग्रिटी शब्द है ये ओरिजिनली संविधान में शामिल नहीं था। इंटीग्रिटी शब्द को बाद में प्रीएम्बल में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत में जोड़ा गया। अब सोशलिस्ट सेक्युलर के बाद में ये तीसरा शब्द है इंटीग्रिटी, जिसको आपके संविधान में अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया था। इसको अमेंडमेंट के तहत में शामिल किया गया था। संविधान सभा में ये जो आपका डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल करके जो लाइन डाली गई है, इसके ऊपर कमेंट करते हुए के मुंशी साहब जो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उन्होंने बोला था कि डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल ये सिग्निफाई करता है दैट द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ओनली इंश्योर्स मटेरियल बेटरमेंट एंड मेंटेन अ डेमोक्रेटिक सेटअप बट दैट इट ऑल्सो रिकॉग्नाइज द पर्सनैलिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल इज सेक्रेड। मतलब ये कि डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल शब्द जो आपका संविधान में डाला गया है, इसका यह मतलब बनता है कि संविधान सिर्फ इतना ही इंश्योर नहीं करता कि आपका मटेरियल बेनिफिट हो, आपको ठीक ठाक खाने को मिले और ठीक ठाक जिंदगी मिले, मगर साथ ही साथ आपकी डिग्निटी की बात यहां पर लाके वो ये भी बोलता है कि हर एक इंसान का व्यक्तित्व जो है वो अपने आप में पवित्र है और उसकी जो है हर तरीके से सुरक्षा की जानी चाहिए। उसकी जान माल के साथ में उसकी इज्जत को भी जो है अपलिफ्ट करना है, उसकी इज्जत को भी जो है मेंटेन करना है। हर एक इंसान की इंडिविजुअल पर्सनालिटी अपने आप में पवित्र है, अपने आप में सेक्रेड है, और भारत का संविधान उसकी पूरी तरीके से जो है इज्जत करता है, उसकी पूरी तरीके से जो है रक्षा करने का
एश्योरेंस देता है, आपको वचन देता है। ये साथ ही साथ दिस इज हाईलाइटेड थ्रू सम ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी विच इंश्योर डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। तो ये जो डिग्निटी की बात की गई है कि हर एक व्यक्ति की डिग्निटी और इज्जत का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा, तो आपकी जो नमूस है उस नमूस की पूरी तरीके से हिफाजत की जाएगी। ये चीज आपको अब कैसे पता चलता है कि आपके संविधान में जो है इस चीज को का पालन किया गया? ऐसे पता चलता है कि आपके फंडामेंटल राइट्स में और आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं उसमें ऐसे कई सारे प्रावधान डाले गए हैं जिसके चलते जिसकी मदद से आपके इंडिविजुअल्स की डिग्निटी को इंश्योर किया गया। जैसे कि किसी भी व्यक्ति को आप जेल में हमेशा के लिए बंद नहीं कर सकते। अरेस्ट किया है तो 24 घंटों के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने आपको उसको रखना है, सामने पेश करना, और उसके बाद मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा कि फर्दर और आपको जो है उसको जेल में रखना है या नहीं रखना है। अब ये जो है डिग्निटी अपहोल्ड करने की बात है। आप किसी को भी जानवरों की तरह जेल में नहीं रख सकते बिना किसी मतलब के। दूसरा, अगर किसी व्यक्ति को सजा दी जाएगी तो सिर्फ किसी कानून के को तोड़ने के बिहाफ पर दी जाएगी और कोर्ट के द्वारा दी जाएगी। कोई भी व्यक्ति उसका फैसला नहीं कर सकता, जज करेगा कानून। अगर आपने नहीं तोड़ा है तो फिर आपको कोई किसी तरीके की सजा नहीं दे सकता। इसी तरह एक चीज के लिए 2 बार आपको सजा नहीं दी जा सकती। ये सारी की सारी चीजें जो है ये बताती हैं कि संविधान ने बाकायदा सिर्फ कहने भर की बात नहीं है, लफ्ज़बाजी नहीं करी है कि डिग्निटी आपके जो है इंश्योर की जाएगी। बाकायदा उन्होंने डिग्निटी इंश्योर करने के लिए हर एक इंडिविजुअल की बाकायदा प्रावधान वगैरह किए हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज वगैरह जो है उसमें बाकायदा ये ऐड किया गया है कि आपकी महिलाओं की डिग्निटी प्रोटेक्ट करना जो है आपका महिलाओं की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करना हर एक नागरिक की जिम्मेदारी बनती है। ठीक है जी। 51A में ये बकायदा कहा गया फंडामेंटल ड्यूटीज में कि टू प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ वुमेन बाय स्टेटिंग दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन एंड आल्सो मेक इट द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। मतलब ये कि आप ना सिर्फ एक आप मतलब हर एक इंडिविजुअल की डिग्निटी को अपहोल्ड कर रहे हो, महिलाओं के बारे में खास तौर पे आप ये बोल रहे हो कि हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है महिलाओं की डिग्निटी प्रोटेक्ट करना। वो सारी आपकी जो थॉट प्रोसेस है, जो प्रैक्टिसेस हैं, उन सबको गिव अप करके जो आप कहीं ना कहीं एक महिला की डिग्निटी के रिस्पेक्ट में डेरोगेटरी हैं। आप चाहे आप उनको इंफीरियर मानने की बात कर लें, पढ़ाई लिखाई नहीं करने दी जाती, अब तो खैर काफी कम हो गया, मगर पहले जिस तरीके की चीजें थी उन सबके रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ये बहुत बड़ा अपने आप में कदम था जिसकी मदद से भारत का संविधान ये इंश्योर करवाता है कि हर एक नागरिक और स्पेशली महिलाओं की डिग्निटी वगैरह का जो है पूरा सम्मान किया जाए, और साथ ही साथ ये करते हुए भारत के संविधान की सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी वगैरह जो है उसकी भी प्रोटेक्शन की जाए। अब यहां पर ये जो फ्रेज आता है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, इसमें दोनों तरीके की इंटीग्रिटी की बात की जाती है। एक तो साइकोलॉजिकल इंटीग्रिटी की बात की जाती है और दूसरा आपके टेरिटोरियल डायमेंशंस की भी बात की गई है नेशनल इंटीग्रेशन के लिए। यानी कि आप मन में भी नहीं सोचें या किसी को सोचने ना दें या किसी को ये विचार भी जो है दिमाग में नहीं आना चाहिए कि भारत की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के साथ आप किसी तरीके का कोई खिलवाड़ कर जाओगे। और बाकी खैर फिजिकली तो खैर कुछ करने का सवाल ही नहीं उठता, अगर कोई कोशिश करे तो उसके लिए फिर उसको रोकने की पूरी हमको कोशिश करनी है। इस बात को बकायदा एम्फेसाइज करते हुए आपके संविधान के पहले आर्टिकल में लिखा गया है कि भारत जो है यूनियन ऑफ स्टेट है। मतलब यह कि किसी क्लियर कर दिया गया है कि किसी भी स्टेट को भारत के यूनियन से अलग होने का कोई राइट नहीं है। आपकी जो यूनियन है वो इंडिस्ट्रक्टिबल है। मतलब यह कि अगर कल को कोई खड़ा हो जाता है कि भाई इंडिया, ये इलाका जो है इंडिया में नहीं रहना चाहिए, अलग कर देना है, ये सारी चीजें करता हुआ, तो भारत के हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि उसके खिलाफ वो खड़ा हो जाए और वो चीज होने से रोकी जाए। भारत की अखंडता को जो है बकायदा अक्षुण्ण रखा जाए। अब अगर वो व्यक्ति इस तरीके की कोई बात करता है तो उसको रोका जाए वैचारिक तौर पे कि भाई तू सोच भी कैसे सकता है, तू बोल कैसे सकता है, इस चीज को बकायदा काउंटर किया जाए। और अगर इस तरीके के कोई फिजिकल प्रयास करता है तो उसको भी रोका जाए। ये बकायदा हर एक नागरिक की जिम्मेदारी बनती है। ये एक बात क्लियर कट कहता है, इट एम्स एट ओवरकमिंग हिंड्रेंसेस टू नेशनल इंटीग्रेशन लाइक कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, कास्टिज्म, लिंग्विज्म एंड सेसेशनिज्म एंड सो ऑन। अब ये जो बात कही गई है कि आपकी जिम्मेदारी है कि आपने यूनिटी एंड इंटीग्रिटी आपके नेशन की मेंटेन करनी है, इसमें बकायदा इसका मतलब यह है कि भारत के इंटीग्रेशन में या भारत की अखंडता के खिलाफ जो आपकी चीजें जाती हैं, चाहे आपका सांप्रदायिकता हो, चाहे आपका क्षेत्रवाद हो, कास्टिज्म की बात की जाए, आपका भाषाई आधार पर जो भेदभाव होता हो, इस तरीके की चीजें, और अगर किसी के मन में ऐसी सेसेशनिस्ट टेंडेंसीज हैं, अगर ऐसा पृथकतावादी आपके दिमाग में विचार चल रहे हैं, आप अलग होने की बात करते हैं, इस तरीके की चीजें करते हैं, इन सबके खिलाफ लड़ना जो है कहीं ना कहीं, इन सबके खिलाफ स्टैंड लेना हर एक भारत के नागरिक की जिम्मेदारी बनती है। ये कहीं ना कहीं बात हमने कही जा रही है, ये कहीं ना कहीं बात हमको इसमें बताई जा रही है कि ये करना हमारी जिम्मेदारी है कि इन सारी चीजों से लड़ा जाए ताकि भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखा जा सके। चलें जी आगे बढ़ते हैं।
तो यहां से कुल मिला के अपने को क्या समझ में आया, फ्रेटर्निटी का मतलब है एक तो ब्रदरहुड, आपको अपने सारे लोगों के बीच में बना के रखना है। इसके लिए संविधान ने सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट वगैरह दिया है कि सब कुछ होने के पहले आप इंडियन हो और इंडियन होने के नाते आपस में भाई हो। अब इसमें फिर इंटीग्रिटी वर्ड जो आता है वो ऐड किया गया था बाद में, उसका क्या सेंस बनता है वो हमने देखा। एक इंडिविजुअल की डिग्निटी का क्या सेंस बनता है वो हमने देखा। साथ ही साथ इसमें एक और चीज आ जाती है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, तो उसका क्या सेंस बनता है, वो सारी बातें हम लोगों ने देखकर खत्म करी हैं। और इसी के साथ में जितने आपके कीवर्ड्स वगैरह थे वो सारे के सारे समाप्त होते हैं। जो मेन आपके कीवर्ड्स वगैरह थे वो सारे हम लोगों ने पढ़कर खत्म कर लिए। चले आगे बढ़ते हैं। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडेज सेशन। आज का जो हमारा सेशन था इसमें हम लोगों ने प्रियम्बल में जो भी आपके अलग अलग कीवर्ड्स दिए गए थे सबका डिटेल में हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन देखा है। हमने ये देखा है कि प्रियम्बल में अगर इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया था तो उसके पीछे क्या भाव था, उसका क्या सेंस बनता है, उसका क्या लॉजिक बनता है, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोगों ने देखकर ख़त्म करी हैं। नेक्स्ट जो हमारा सेशन रहेगा उसमें अब हम लोग प्रियम्बल का क्या सिग्निफिकेंस है, भारत के संविधान में प्रियम्बल को डालने का क्या लॉजिक है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या फ़ायदा करती है, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग देखेंगे। मगर वो सारी की सारी बातें अगले सेशन में। आज का सेशन हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अब समाप्त करने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा मैंने शुरू में ही कहा था कि मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको सारा का सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। तो ये कंटेंट आप 3 तरीकों से एक्सेस कर सकते हैं। या तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल से इसको देख सकते हैं, या मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर जाकर इसको देख सकते हैं, या मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें जो है आप इसको देख सकते हैं। तो जो भी मीडियम आपको अच्छा लगे उसकी मदद से आप इसे एक्सेस करें। सारा का सारा कंटेंट एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट है। ना यहाँ पर कोई कोर्स बेचा जाता है, ना आपसे ये बोला जाता है कि कोई कूपन लगा के फीस कम करवा लीजिए। आपसे ये कहा जाता है कि आपसे एक पैसा नहीं लिया जाएगा, आप बस पढ़िए, अपने ऑब्जेक्टिव्स पूरे करिए और अपने तरक्की के रास्ते पर चलते रहिए। तो जितना हो सके इस इनिशिएटिव से फायदा उठाएं, दूसरों को भी इसके बारे में बताएं। ये जो ज्ञान शेयर करने की हमने मुहिम चलाई है, जो अलग हमने जगाई है, इसमें आप भी अपना योगदान दें। जितना हो सके बेनिफिट उठाएं, दूसरों तक भी इसको पहुंचाएं, तरक्की और उन्नति के रास्ते पर आगे चलते रहें और सफलता हासिल करें। इसी नोट पे कॉलिंग इट द डे एंड कंक्लूडिंग द लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। जय हिंद।